देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक না है স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিন। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না? এবারে না ম্যাম দেখতে পাচ্ছি না তো। তাহলে রিজয়েন করো, नेटवर्क इशू है। मैम है अब दिख रहा है, এবার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। হুম, ঠিক আছে। अच्छा देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है AS18 स्टार्ट किए थे, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि देखो ऋषिता को थोड़ा बता देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारा कैसा क्वेश्चन होता है, वही प्रोविजंस रहता है कि AS18 किस टॉपिक मतलब किस स्टैंडर्ड जो है मतलब अकाउंट्स का कौन से ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा है, उसका एक प्रोविजंस होता है कि ये रूल्स है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर करना होता है, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे लॉ वगैरह होता है वैसा ही। तो AS18 क्या बोल रहा है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एक बार याद दिला देते, लास्ट क्लास में बोला था, इसके ऊपर आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का मतलब हो गया, डिस्क्लोजर मतलब क्या, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने का मतलब दिखाना है। डिस्क्लोज करने का मतलब क्या, क्लोज नहीं करके रखना है, मतलब सबको पता चले, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे तो वो तो सबको पता चलेगा ना, तो हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। किसको डिस्क्लोज करना है, रिलेटेड पार्टी को, ठीक है। अब ये रिलेटेड पार्टी कौन है वो पता करना पड़ेगा, और कौन डिस्क्लोज करेगा वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है हमारा ये पूरा AS18 का टॉपिक, कि हमें डिस्क्लोज करना है, रिलेटेड पार्टी का डिटेल्स डिस्क्लोज करना है। रिलेटेड पार्टी कौन है कि उनका डिटेल्स डिस्क्लोज करें और कहाँ डिस्क्लोज करें। बोल रहा है AS18 prescribes the requirement for disclosure of related party relationship and transaction between the reporting enterprise and its related parties। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि AS18 जो है प्रेस्क्राइब क्या कर रहा है, द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी। AS18 वही जो मैंने यहाँ बताया, बता रहा है कि हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, किसको, रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप को, कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या है, एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड इट्स रिलेटेड पार्टी। बेसिकली रिपोर्ट डिस्क्लोज किसे करना है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन सा है, और वो सारे एंटिटी जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं वो सभी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होते हैं, कोई भी, ठीक है, छोटा बड़ा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये रोड साइड जितने भी दुकान है वो भी अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा एंटिटी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होगा, कोई भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हो सकता है जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, और उस रिपोर्ट में उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसका डिटेल्स, रिलेटेड पार्टी का डिटेल्स, उसके साथ रिलेशन क्या है उस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का, और क्या ट्रांजैक्शन किया है उन्होंने रिलेटेड पार्टी के साथ, वो सारा चीज हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये AS18 बता रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि AS18 का जिस्ट क्या था, लेकिन अब ये रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज तो समझ गए कि कोई भी छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वही रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होगा। लेकिन रिलेटेड पार्टी कौन है, ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब इनसे कुछ सेल परचेज लेन देन जो भी हुआ है, ठीक है, लोन वगैरह लेना, जो भी जिस भी तरीके का ट्रांजैक्शन वो भी डिस्क्लोज करना है, और इनके साथ रिलेशन क्या है वो भी डिस्क्लोज करना है। अब रिलेटेड पार्टी कितने तरीके के हो सकते हैं, देखो रिलेटेड पार्टी जो है वो हम लोग के ऐसे हो सकते हैं, देखो वो हम लोग के जो है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई एंटिटी वो भी हो सकता है, ठीक है, कोई एंटिटी वो भी हो सकता है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या था, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। अब देखो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में क्या था, होल्डिंग कंपनी, ठीक है, सब्सिडियरीज एंड फेलो सब्सिडियरीज कंपनी। मतलब अगर कोई कंपनी में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है या फिर फेलो सब्सिडियरी का रिलेशन, हम बताएंगे फेलो सब्सिडियरी क्या होता है, अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है कोई भी दो कंपनी में तो वो रिलेटेड पार्टी होगा। जैसे मान लो ए कंपनी बी कंपनी, ठीक है, अगर ये ए बी में 51% शेयर होल्ड कर रही है, ठीक है, मोर देन 51% शेयर होल्ड कर रही है, तो फिर 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो ए हो गई होल्डिंग, बी हो गई सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। तो होल्डिंग सब्सिडियरी का मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। फेलो सब्सिडियरी में क्या होता है, फेलो सब्सिडियरी का मतलब हो जाता है सब्सिडियरी का सब्सिडियरी। अब मान लो यहाँ पर एक सी कंपनी है, ठीक है, सी कंपनी है, बी कंपनी सी का मान लो 70% शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो बी होल्डिंग हो गया, सी क्या हो गया, सब्सिडियरी हो गया, ठीक है। अब ए और सी में क्या रिलेशन है, ए जो है वो फेलो सब्सिडियरी है किसका,
सी का, ठीक है, सॉरी सी क्या है, ए का फेलो सब्सिडियरी है, और ए को बोलेंगे अल्टीमेट होल्डिंग, ठीक है, ए को क्या बोलेंगे, अल्टीमेट होल्डिंग। देखो मेरा बात समझ में आए कि नहीं, इस तरीके से चेन में होगा, ये देखो, ये ए है, ठीक है, इसके नीचे बी बना देते हैं, इसके नीचे हम सी बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ए जो है बी का मान लो 60% शेयर होल्ड कर रहा है, बी सी का 70% शेयर होल्ड कर रहा है, तो ए बी में रिलेशन क्या है, ए होल्डिंग है, बी सब्सिडियरी है, ए और बी में रिलेशन, ठीक है। और ए और सी में रिलेशन क्या है, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। ए और सी में रिलेशन क्या है, ए जो है वो सी का क्या है, अल्टीमेट होल्डिंग बोलेंगे, ठीक है, अल्टीमेट होल्डिंग। और जो सी है उसको बोलेंगे फेलो सब्सिडियरी, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं है, फेलो सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी के सब्सिडियरी, मतलब ये हो गए पापा, ठीक है, ये उसका बेटा हो गया, ठीक है, ये उसका बेटा हो गया मान लो, और बेटे का बेटा, ठीक है, वैसे, ठीक है, बेटे का बेटा वैसा हो गया, तो फेलो सब्सिडियरी, इस तरीके से याद रखना है। तो इस तरीके का अगर कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो रिलेटेड पार्टी होते हैं, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडियरी। दूसरा बोला है एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, वो तो अलग से लिखवाया हुआ वहां बताएंगे। इंडिविजुअल ओइंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर, ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई कंपनी के वोटिंग पावर में अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे देखो होल्डिंग कंपनी के पास 51% या उससे ज्यादा शेयर है, तो उसके पास क्या है, वोटिंग राइट्स है उस कंपनी के लिए, ठीक है, ऊपर से इतना ज्यादा शेयर होने के कारण वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी जो है कंट्रोल कर सकती है। उसी तरीके से अगर कंपनी के जगह, जैसे यहाँ कंपनी का बात हुआ, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, जिसके पास क्या है, किसी एक कंपनी का जो है वोटिंग पावर है, मतलब काफी ज्यादा शेयर होल्डिंग है। अब वो इंडिविजुअल खुद भी होल्ड कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली, या फिर उसे उसके किसी रिलेटिव के थ्रू से, ठीक है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर किसी एंटिटी का वोटिंग पावर को जो है, वोटिंग पावर में उसका इंटरेस्ट है किसी इंडिविजुअल का, ठीक है, इंटरेस्ट कैसे होता है, अगर काफी ज्यादा वोटिंग राइट्स होता है तो, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा शेयर होल्डिंग होता है, तो वो हो जाएगा जो है यहाँ पर उस इंडिविजुअल को और उस ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटेड पार्टी बोला जाएगा, ठीक है। जैसे ये कंपनी टू कंपनी था, ये कंपनी के साथ ह्यूमन बीइंग का हो गया। फिर यहाँ पर बोला है की मैनेजमेंट पर्सोनेल एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सोनेल, ठीक है, की मैनेजमेंट पर्सोनेल एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सोनेल, की मैनेजमेंट, की मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, पर्सनल मतलब पर्सन, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पर्सन और उनके जो रिलेटिव है, उस पर्सोनेल के, मतलब की मैनेजमेंट पर्सोनेल और उनके जो रिलेटिव है, वो भी क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टी होते हैं। मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक की मैनेजमेंट पर्सोनेल है, वो तो होगा की मैनेजमेंट पर्सोनेल, कौन कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, ये होता है, जैसे मान लो रिलायंस के मुकेश अंबानी, ठीक है, तो वो की मैनेजमेंट पर्सन है, ठीक है, और उनके जो रिलेटिव्स है, उनके जो रिलेटिव्स है वो भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। अब रिलेटिव्स में कौन कौन आता है वो भी लिखवाया था, ये देखो रिलेटिव्स में आता है, यहाँ पर दिखाते हैं रिलेटिव्स में कौन कौन आता है, ये देखो रिलेटिव्स मतलब स्पाउस, मतलब हस्बैंड वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, मतलब माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, बेटा बेटी, और हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा, कोई हस्बैंड है तो उनके लिए वाइफ, कोई वाइफ है तो उनके लिए हस्बैंड, मतलब की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड रिलेटिव्स बोला है ना। रिलेटिव्स का मतलब मैंने वहां पर लिखवा रखा है कि रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के की मैनेजमेंट पर्सोनल और उनके रिलेटिव्स जो है, रिलेट उस पर्सोनल के जो रिलेटिव्स है वो रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं। फिर बोला है एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन सी और डी, एनी पर्सन सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब क्या बोल रहा है, ऐसा कोई एंटरप्राइज है, मान लो ऐसा कोई एंटरप्राइज है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यानी एंटरप्राइज, ठीक है, जिसमें कोई भी पर्सन सी या डी, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट मतलब जिसका एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसे में ऐसे जो हो रहा है उसको भी हम लोग रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। देखो इंडिविजुअल मतलब यहाँ पर एक ऐसा इंडिविजुअल था जो किसी एक कंपनी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है जितना शेयर होल्ड कर रहा था उस पे उसका वोटिंग पावर जनरेट हो रहा था अच्छा खासा, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल या फिर कोई की मैनेजमेंट पर्सोनल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो ये दोनों का अगर इस ऑर्गेनाइजेशन पे एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इनमें इसके साथ इस एंटिटी का या फिर इसके साथ इस एंटिटी का क्या है, रिलेटेड पार्टी रिलेशन है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा कोई एंटरप्राइज, मतलब ये एक एंटरप्राइज है, ठीक है,
इसके साथ ये पॉइंट नंबर सी का अगर रिलेशन है और इसके साथ ये पॉइंट नंबर डी का अगर रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है इस तरीके का कि ये दोनों इनमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, दोनों एक साथ होना जरूरी नहीं, कोई भी एक हुआ चलेगा, दो हुआ तो भी चलेगा, तो उसमें बोलेंगे कि रिलेटेड पार्टी रिलेशन है, ठीक है, इसमें बोलेंगे रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशन क्या होता है? होल्डिंग सब्सिडियरी, ठीक है, अल्टीमेट होल्डिंग जो है फेलो सब्सिडियरी, दोनों बताए, वो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर को आगे पढ़ेंगे, लिखवाया हुआ है। कोई इंडिविजुअल जिसके पास अगर वोटिंग इंटरेस्ट है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का वोटिंग इंटरेस्ट है, यानी अच्छा खासा शेयर होल्ड कर रहा है, तभी वोटिंग पावर है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिलेटेड पार्टी, उस ऑर्गेनाइजेशन को और उस इंडिविजुअल को। की मैनेजमेंट पर्सनल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का और उनके रिलेटिव्स को बोलेंगे रिलेटेड पार्टी। उनके रिलेटिव्स में कौन हो जाएगा? फादर मतलब माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी और जो है स्पाउस, ठीक है। एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन सी और डी, ठीक है, सी या डी, ऐसा कोई एंटरप्राइज जिसमें सी यानी कोई इंडिविजुअल जिसके पास अच्छा खासा वोटिंग राइट्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कोई की मैनेजमेंट पर्सनल और इनके रिलेटेड पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो भी जो है उस एंटरप्राइज के रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है हम लोग इनको रिलेटेड पार्टी नहीं मान सकते हैं, डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी। किनको नहीं मान सकते हैं? अगर दो कंपनी का एक ही डायरेक्टर है, इस कंपनी का भी ये डायरेक्टर है, इस कंपनी का भी ये डायरेक्टर है, तो इसे हम लोग रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला था? एक ऐसा कोई सिंगल पर्सन, ठीक है, वो ये एंटिटी का वो कस्टमर हो सकता है, या फिर मान लो वो अगर सप्लायर है, या फिर फ्रेंचाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, ठीक है, जिसके साथ कंपनी ह्यूज वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन कर रही है। तो किसी एक पर्सन के साथ हम लोग ह्यूज वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो रिलेटेड पार्टी मान लेंगे कि इन दोनों में ये दोनों रिलेटेड पार्टी है। नहीं, रिलेटेड पार्टी क्या क्या हो सकता है वो हम लोगों ने बताया। किसी के साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेटेड पार्टी। अब ट्रांजैक्शन किसी वजह से हो सकता है, कंपनी उसको सेल कर रही है तो कस्टमर होगा, कंपनी उससे परचेस कर रही है तो सप्लायर होगा, ठीक है, कंपनी उससे फ्रेंचाइजी ली है तो फ्रेंचाइजर होगा। अच्छा, कंपनी उससे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है। और कंपनी जो है अगर वो कंपनी का एजेंट है तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो एजेंट हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसा जरूरी नहीं है कि ह्यूज वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन होने से रिलेटेड पार्टी होगा। रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन ये, इसमें आया तो ही रिलेटेड पार्टी होगा, नहीं तो नहीं होगा। द पार्टीज लिस्टेड बिलो इन द कोर्स ऑफ देयर नॉर्मल डीलिंग्स विद एंटरप्राइज, मतलब अगर कोई एक एंटरप्राइज बिजनेस के नॉर्मल जो काम है, नॉर्मल जो डीलिंग्स है उसमें कोई काम कर रहे हैं, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते। जैसे बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बैंक का काम क्या है? फाइनेंस, यानी लोन वगैरह प्रोवाइड करना, तो थोड़ी ना बैंक रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। ट्रेड यूनियन मतलब जैसे लेबर के लिए ट्रेड यूनियन बनता है, तो ट्रेड यूनियन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन और लेबर के बीच में मीडिएटर जैसा काम करता है, ताकि लेबर को हर तरीके का बेनिफिट मिले, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या सप्लाई करता है? लेबर सप्लाई करता है, तो लेबर सप्लाई करना उनका काम है। इस तरीके का कोई काम ये लोग कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ट्रेड यूनियन जो है, मतलब ऐसा हम लोग नहीं मान सकते कि ट्रेड यूनियन और वो ऑर्गेनाइजेशन जहां वो लेबर सप्लाई कर रहे हैं वो दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। पब्लिक यूटिलिटीज जैसे इंश्योरेंस कंपनी, तो बहुत सारे एंटिटी क्या है, अपना इंश्योरेंस करवाती है। जैसे इंश्योरेंस में स्टॉक इंश्योरेंस हो गया, प्रॉफिट इंश्योरेंस हो गया, काफी तरीके का इंश्योरेंस करवा सकती है, तो ये पब्लिक यूटिलिटीज है। तो हम लोग अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से एज एन एंटिटी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी और उस एंटिटी के बीच में कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशन है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज, जैसे हम लोग टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशन नहीं है। ये सब बिजनेस का नॉर्मल डीलिंग्स है, ये सब कोई भी बिजनेस करने से करता है, ठीक है। किसी का लोन जरूरत हुआ तो लोन लेगा, वो इंश्योरेंस करवा सकता है, लेबर ले सकता है, वो टैक्स जो है या जीएसटी वगैरह जमा कर सकता है, ठीक है। फिर एग्जेम्पशन फ्रॉम AS18, AS18 से एग्जेम्पशन है, मतलब AS18 कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। बोल रहा है कि कंफ्लिक्ट अगर होता है विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। हम लोग रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को बोल रहे हैं भाई तुम्हें सब डिस्क्लोज करना है, लेकिन अगर मैटर कॉन्फिडेंशियलिटी का है तो वो डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, तब उस पर लॉ लागू हो जाता है। लॉ बड़ा है, ठीक है, एस छोटा है। अगर लॉ और एस में कंफ्लिक्ट हुआ तो ऑलवेज लॉ जीतेगा, ठीक है। लॉ बड़ा होता है, एस छोटा होता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लो
बैंक में हम लोग अपना डिटेल्स दे के पैसा वैसा जमा करते हैं। अगर बैंक हमारा डिटेल्स को बाहर निकालने लगे कि भाई ये इंसान इतना पैसा जमा किया है, तब तो कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके मतलब खेल हो जाएगा ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है जहां पर ऐसा मतलब ये पॉइंट के लिए मैंने एग्जांपल दिया बैंक वाला, तो बैंक ये नहीं कर सकता है, बैंक के ऊपर लॉ है कि भाई वो किसी का डिटेल्स जो है बाहर नहीं निकाल सकता है। वैसे ही बोल रहा है कंफ्लिक्ट विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब डिस्क्लोज करना है, इधर एएस 18 बोल रहा है, उधर अगर कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर आ जाता है तो एएस 18 मत मानो, लॉ को ही मानो। ठीक है, एएस 18 कैन नॉट ओवरराइट स्टैट्यूट, यानी कि लॉ को ओवरराइट करके नहीं जा सकता है। दूसरा कहा नहीं एप्लीकेबल होगा, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं, मतलब होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी, जब किसी कंपनी के साथ किसी का होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन बना, तो क्या होता है, दो बैलेंस शीट की जगह एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। वो कौन बनाती है, होल्डिंग कंपनी बनाती है। ठीक है, तो जहां एएस 21 एप्लीकेबल होगा वहां एएस 18 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो होल्डिंग सब्सिडियरी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलके बनाया जाता है वो एएस 21 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, एएस 18 में ही बोला गया है, अगर एएस 21 कहीं एप्लीकेबल होता है तो वहां एएस 18 एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी ये डिटेल्स में कैसे होता है इसका भी है, मतलब मैंने एक बार तो करवा दिया। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोग का कंप्लीट होने वाला था, बट एक क्वेश्चन रह गया, अगर जिनका नहीं हुआ है उनका फिर से होगा, लेकिन उसके लिए इस चैप्टर में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। यहाँ तुम लोग को बस इतना ही याद रखना है, जहां एएस 21 अप्लाई होगा वहां एएस 18 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर बोला है स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस, जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उस जगह पे एएस 18 एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, यहाँ कुछ डेफिनेशन था, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, बोल रहा है कि ओनरशिप होना चाहिए ऑफ मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वही तो था। तभी तो देखो ना, जो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन है उसमें भी तो मोर देन 50% शेयर होल्डिंग होता है, मतलब 51 से शुरू होता है, 50 मोर देन 50% अगर शेयर होल्डिंग होता है तभी जाके तो जो है वोटिंग राइट्स आता है ना। तो ओनरशिप का मतलब है कि हमारे पास एक अच्छा खासा जो है शेयर होल्डिंग हो, अच्छा खासा का परसेंटेज भी बता दिया 50%, तभी वोटिंग पावर जनरेट हो सकता है, तभी हम लोग बोलेंगे हम लोग कंट्रोल कर पा रहे। कंट्रोल कर पाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन रहेगा, क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर एंड द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, ये क्या बोला था, ये यहां पर बोला था, देखो ये एंड इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, ये एंड इंपॉर्टेंट है, बोला था कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर हो, तो अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब कितना क्वांटिटी होने से, जैसे वोटिंग पावर मतलब 50% से ज्यादा होल्डिंग, तो वैसे ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल मोर देन 20%, मतलब अगर 20% से ज्यादा शेयर होल्ड हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, इन वोटिंग पावर एंड द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज, तो अगर किसी के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मोर देन 20% शेयर होल्डिंग है। गुड मॉर्निंग सर। मोर देन 20% शेयर होल्डिंग है, ठीक है, मतलब वोटिंग पावर है 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है। ठीक है, एंड द पावर, और उसके पास ये पावर है कि वो डायरेक्ट कर सके फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज उस एंटरप्राइज का, तो बोलेंगे उसके पास कंट्रोल करने का पावर है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एसोसिएट मतलब क्या होता है, मैंने बोला था अलग से पढ़ाएंगे वहां पर। एसोसिएट का मतलब एन एंटरप्राइज इन विच एन इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड विच इज नाइदर सब्सिडियरी नॉर ए जॉइंट वेंचर। देखो एसोसिएट का मतलब ना तो सब्सिडियरी होगा ना तो जॉइंट वेंचर होगा, तो फिर कैसा कंपनी होगा, यहाँ पर मैंने बताया था, मान लो एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। ठीक है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। अब ए कंपनी ने बी कंपनी का 20% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या हो गया, बी हो गया ए का एसोसिएट, और ए ने इन्वेस्ट किया, जिसने शेयर खरीदा उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिंग कंपनी, वही बोल रहा है। देखो बोल रहा है कि पहला बात है एसोसिएट मतलब सब्सिडियरी वाला कंसेप्ट भी नहीं होगा, जॉइंट वेंचर वाला कंसेप्ट भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा एक कंपनी, ठीक है, जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसका, उसके इन्वेस्टिंग
कंपनी का, ठीक है। एन इंटरप्राइज इन विच, जिसमें एन इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी, ये इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट मतलब कितना परसेंट शेयर होल्डिंग बता रहा है, मोर देन 20%, ठीक है, ये याद रखना है। अब ज्वाइंट वेंचर तो पता है, तुम लोग पढ़े होंगे। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके किसी पर्पस के लिए, किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। तो ये देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, ये अरेंजमेंट वेयर टू और मोर पार्टीज अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू ज्वाइंट कंट्रोल, ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उस काम को। जैसे मैंने बोला था, बड़ा बड़ा डैम बनाना, रोड बनाना, ये सब ज्वाइंट वेंचर के थ्रू से होता है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट जब टेंडर बुलाती है तो उस टेंडर को जो है मतलब लेना आसान नहीं होता है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो फिर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप ऑफ लोग मिलके वो काम करते हैं, अपने पर्पस के लिए वो जुड़ते हैं, फिर जैसे ही पर्पस फुलफिल हो जाता है फिर वो जो है अपना जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, वो ज्वाइंट वेंचर होता है। अब की मैनेजमेंट पर्सोनल कौन कौन था? की मैनेजमेंट पर्सोनल में था those persons who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activity of reporting enterprise। तो जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होगा उस पे उस पर्सन का क्या होगा, ऑथोरिटी होगा, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्लान करना है, उसको कैसे डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, सारी चीजों का पावर होगा। जैसे एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है, ये सब होते हैं कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो मैंने लिख के काट दिया था, वो नहीं होते हैं की मैनेजरियल पर्सोनल, ठीक है, की मैनेजमेंट पर्सोनल। अच्छा, रिलेटिव्स तो अभी पता है, रिलेटिव्स कौन है। अच्छा, डिस्क्लोज क्या क्या करना पड़ेगा डिस्क्लोजर में, ये जस्ट पता करने के लिए क्वेश्चन जो आएगा वो जहां से आएगा मैंने बताया एक बार फिर से। बोल रहा है द नेम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के जो रिलेटेड पार्टी है उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उन रिलेटेड पार्टी का नेम डिस्क्लोज करना है, रिलेशन बताना है कि क्या है, ठीक है, कैसा रिलेशन है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, कैसा ट्रांजैक्शन किया था, सेल, परचेज, लोन लिया, क्या किया, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने का, मतलब अमाउंट में बताना है कितने का ट्रांजैक्शन हुआ। अदर एलिमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नेसेसरी फॉर एन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई और ऐसा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है जो नेसेसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेप्ट एटसेट्रा, अगर कुछ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेप्ट किया है हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो है ना ये नेसेसरी में एग्जाम्पल के तौर पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एक बार मैंने रिपीट कर दिया, चलो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एएस 18, ये एमसीक्यू करें उसके बाद मेन क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू एएस 18 related party disclosure, which one of the following is not related party of Skyline Limited? तो Skyline Limited एक कंपनी है, ठीक है, हमें ये बताना है कि एएस 18 के अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्काईलाइन लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी नहीं। of Skyline Limited owing 30% of the ordinary share capital, an entity providing banking facility to Skyline Limited in the normal course of business, an associate of Skyline Limited, key management personnel of Skyline Limited। हाँ बोलो मैम। बी। बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्यों? देखो, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैंने दोबारा इसीलिए पढ़ा है क्योंकि थोड़ा सा याद रखने वाला मैटर था, रिलेटेड पार्टी कौन कौन होते हैं। तो देखो देखो रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन हुआ, एसोसिएट हुआ, ज्वाइंट वेंचर हुआ, या फिर ऐसा कोई इंडिविजुअल जो जिसके पास वोटिंग राइट्स है, की मैनेजमेंट पर्सनल या उनके रिलेटिव्स, या फिर ऐसा कोई एंटरप्राइज जिसपे किसी की मैनेजमेंट पर्सनल या इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो की मैनेजमेंट पर्सनल, तो ये तो रिलेटेड पार्टी ही हुआ क्योंकि ये तो साफ साफ पॉइंट देखो किस में लिखा हुआ है, की मैनेज पॉइंट डी में लिखा हुआ है कि इस तरीके के लोग जो है रिलेटेड पार्टी होते हैं। एसोसिएट ऑफ स्काईलाइन, ये पॉइंट बी में लिखा हुआ है, देखो ऐसे लोग जो है की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं, ठीक है, एसोसिएट कंपनी। अच्छा, फिर क्या बोला कि ये वाला ए शेयर होल्डर ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड ओइंग 30% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ए शेयर होल्डर एक कोई इंडिविजुअल है जो स्काईलाइन लिमिटेड में 30% जो है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी, इंडिविजुअल जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्ड कर रखा है, ठीक है। देखो शेयर होल्ड करोगे तो वोटिंग राइट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा करोगे तो ही जो है उस वोटिंग राइट
राइट से डिसीजन में इम्पैक्ट आता है, अदरवाइज नहीं होता है। वोटिंग पावर तो एक शेयर पे भी होता है, ठीक है। अब एक शेयर का वोटिंग राइट से तो कुछ लेना देना, मतलब कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा जिसके पास होल्डिंग है उसी के डिसीजन में, मतलब उसी के पास डिसीजन को चेंज करने का अधिकार होता है ना, वही। अब बी में बोला एन एंटिटी प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी, एक कोई बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एंटिटी स्काईलाइन लिमिटेड को, जो उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो फाइनेंस बैंक करता है, यहाँ कोई एंटिटी कर रहा है, तो थोड़ी ना हम लोग मानेंगे कि वो रिलेटेड पार्टी है। डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी बोल ही दिया ना, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आता है कि एक कंपनी के, दो कंपनी के एक ही डायरेक्टर है, नहीं है रिलेटेड पार्टी। एक ऐसा कोई इंसान जिसके साथ कंपनी बहुत ज्यादा मात्रा में वॉल्यूम में ट्रांजैक्शंस किए जा रही है, चाहे वो एज ए कस्टमर हो, सप्लायर हो, फ्रेंचाइजर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिलेटेड पार्टी नहीं है। या बिजनेस के नॉर्मल डीलिंग्स के लिए हम लोग अगर किसी के साथ जो है ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो वो भी हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएगा, जैसे कि ये वाला, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है अकॉर्डिंग टू एस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक है। तो ये ए वाला थोड़ा सा हम बता देंगे क्या है, तुम लोग बी वाला ट्रू है कि फॉल्स बताओ। ए पार्टी इज, मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो नीचे का स्टेटमेंट है इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ए पार्टी इन इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट कंट्रोल्स, ठीक है। तो क्या ये रिलेटेड पार्टी हुए, मतलब एक कोई पार्टी, मतलब एक कोई हाँ आ, मैम। हाँ होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ट्रू होगा, ठीक है। एक पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट कंट्रोल्स, मतलब एक इंडिविजुअल जो किसी एंटिटी के साथ रिलेटेड है जिसको ये कंट्रोल कर सकता है, तो अगर कंट्रोल करेगा तो रिलेटेड पार्टी तो होगा। क्यों, कंट्रोल करने से रिलेटेड पार्टी नहीं होगा? क्या लिखा हुआ है पहले यहाँ पर, कंट्रोल करना चाहिए। ये देखो, कंट्रोलिंग का बात ही तो हर जगह पे आता है, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का बात आता है, कंट्रोल का तो अलग से हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखा है। कंट्रोल का मतलब अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कंट्रोल कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स है तो कंट्रोल होगा। तो बोल रहा है पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट कंट्रोल्स, तो फिर उनमें रिलेशन रिलेटेड पार्टी का हो गया। फिर ये वाला क्या बोल रहा है, ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी, देखो यहां तक सेम है, that it is jointly controlled by। अब इसका मतलब समझा देते हैं, jointly controlled by का मतलब क्या है, ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। ये मैंने अलग से बताया नहीं, यहां पर बता देते। देखो, मानो कि ये एक एंटिटी है, एंटिटी ए, ठीक है। ये बी में, ये मान लो बी में 60% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। और सी में 70% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। 70% शेयर होल्डिंग है। तो क्वेश्चन ये वाला पॉइंट ये पूछ रहा है, क्या ये आपस में रिलेटेड है, क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। कि ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी, ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट्स कंट्रोल ज्वाइंटली, ठीक है। तो ये ज्वाइंटली बी और सी को कंट्रोल कर रहा है, ये पार्टी जो है ये ज्वाइंटली बी और सी को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या ये रिलेटेड पार्टी है? तो आंसर है यस, ठीक है। अगर ज्वाइंटली कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। ये मैंने बोला नहीं है, वहां लिखा नहीं, तुम लोग इस क्वेश्चन के साथ ही जो है इस पॉइंट को याद रखो या अलग से लिख लो, ठीक है, कि ये रिलेटेड पार्टी होगा। गुड मॉर्निंग अभिजीत। Good morning, ma'am. A party is related to another entity that it is controlled by controlled jointly, ठीक है। तो ये वाला हो गया कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए बी को भी कंट्रोल कर रहा है, सी को भी, मतलब jointly controlled बी एंड सी। तो पूछ रहा है कि इस केस में बी और सी क्या रिलेटेड होंगे, तो हाँ ऑब्वियसली होंगे। अगर jointly जो है कंट्रोल हो रहा है तो फिर उसमें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू है, तो आंसर हम लोग का ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये पॉइंट वहां नहीं है लेकिन ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। इस पे और भी आगे क्वेश्चन आएगा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। नॉट ए रिलेटेड पार्टी बाई एस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एस 18 के अकॉर्डिंग कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है? बोल रहा है डायरेक्टर ऑफ एंटिटी, द पेरेंट कंपनी ऑफ एंटिटी, ए शेयर होल्डर ऑफ एंटिटी दैट holds 1% stake in the entity, the spouse of the managing director of the entity। बोलो कौन सा आंसर होगा? मैम ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ए शेयर होल्डर ऑफ एंटिटी दैट होल्ड्स 1% स्टेक इन द एंटिटी, ठीक है। बोल रहा है ए डायरेक्टर ऑफ द एंटिटी, तो डायरेक्टर तो होगा ही, क्योंकि डायरेक्टर तो की मैनेजमेंट पर्सोनल है। देखो ना, अभी लिखा ना, ये देखो, ये देखो, होल टाइम हो या मैनेजिंग डायरेक्टर यानी डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टर की मैनेजमेंट पर्सोनल है, और की मैनेजमेंट पर्सोनल कौन होता है? रिलेटेड पार्टी होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये तो मेरा रिलेटेड पार्टी है। द पेरेंट कंपनी ऑफ द एंटिटी, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन, पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन तो रिलेटेड पार्टी होता है, वो तो पॉइंट नंबर 1 में ही लिखा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर सी में लिखा हुआ है ए शेयर होल्डर ऑफ द एंटिटी दैट होल्ड्स 1% स्टेक इन द एंटिटी, सिर्फ 1% शेयर होल्ड कर रहा है, तो नहीं, एसोसिएट होने के लिए मोर देन 20% होना चाहिए, और होल्डिंग होने के लिए मोर देन 50% होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये भी नहीं होगा, तो के लिए इसीलिए, तो 60%, हाँ बोलो, बोला होल्डिंग रहेगा होने के लिए तो 60% होना चाहिए। 60%, मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% होल्डिंग है, मोर देन 50%, ताई तो मोर देन ओके। 50% है, हाँ, मोर देन 50% होता है, ये देखो। अच्छा, अब यहाँ पर द स्पाउस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो होगा, स्पाउस तो होगा, क्योंकि स्पाउस कौन हो गया? स्पाउस इसमें आ गया ना, की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड द रिलेटिव्स, एंड कहाँ चला गया, ये रहा, एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल, रिलेटिव में कौन आएगा? माँ बाप भाई बहन और स्पाउस, ठीक है, माँ बाप भाई बहन और स्पाउस। तो फिर ये भी मेरा क्या हो जाएगा? रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी कौन नहीं है? जो 1% शेयर होल्ड करने से रिलेटेड पार्टी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो, फोर्थ नंबर, ये पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा, फोर्थ नंबर क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एस 18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये क्या है? ये एस का नाम है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू एस 18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज प्रोवाइडेड ए प्राइस इज चार्ज फॉर सच ट्रांसफर। बताते हैं, ऐसा नहीं समझ में आएगा, ये पॉइंट भी मैंने वहां नहीं बताया, यहाँ एक बार बताते हैं। देखो, मान लो दो कंपनी में रिलेशन क्या है? होल्डिंग सब्सिडियरी का, ठीक है, ये होल्डिंग और ये सब्सिडियरी, ठीक है। मतलब ये इसमें 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लो कि 70% शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को कुछ जो है स्टॉक ट्रांसफर किया, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर किया, मतलब प्राइस जो है वो 0 है, ठीक है। मतलब प्राइस 0 या फिर नो प्राइस चार्ज, जो भी मानो, प्राइस 0 है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या अगर ये इसको ऐसे, तो देखो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन रिलेटेड पार्टी होता है, लेकिन अगर ये इसको फ्री में बेच रहा है, फ्री में सामान दे रहा है, तो क्या रिलेटेड पार्टी होगा कि नहीं होगा? फ्री में देने से रिलेटेड पार्टी होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ, फिर हम ये बताओ, मतलब तुम लोग को क्या लग रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहीं पर भी हम लोगों ने फ्री या इस बारे में ऐसा कुछ पढ़ा है कि ये फ्री होने से रिलेटेड नहीं होगा या फिर ऐसे होने से होगा? तो उस हिसाब से बोलो कि फ्री में दे या पैसा ले, क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं रहेगा? मैम नहीं रहेगा अगर फ्री में दिया तो। नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा देखो, अब हम लोग होल्डिंग को अगर पेरेंट कंपनी मानते हैं ना, ठीक है, पेरेंट कंपनी मानते हैं, और इनको हम लोग क्या मानते हैं? चिल्ड्रन कंपनी, ठीक है। तो अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ फ्री में दे, ठीक है, तो क्या वो पेरेंट्स नहीं रहेंगे? बोलो, फ्री में ही देते हैं नॉर्मली, ठीक है, कौन, थोड़ी ना कोई पेरेंट्स जो है बच्चों से कुछ चार्ज तो करेंगे नहीं, बट जस्ट रिलेट करने के लिए हम बोल रहे हैं कि मान लो अगर हमें पेरेंट्स कुछ फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा जस्ट एग्जाम्पल ये इसके साथ, तो क्या वो पेरेंट्स नहीं रहेंगे? बोलो, मतलब रिलेशन तो रहेगा ना बच्चों के साथ माँ बाप का। तो वैसा ही यहाँ पर भी देखो, पैसे का बात कहीं नहीं आया यहाँ पर, ये पूरे एएस 18 में हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा कि ट्रांजैक्शंस का वैल्यूज ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी का जो रूल्स है कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी में आता है, वही पढ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब फ्री में दो या पैसा लेके दो, ठीक है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। फ्री में दोगे तो भी कोई जो है चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसे मतलब चार्ज करते हो तो भी रिलेशन वही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू एस 18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस बिटवीन रिलेटेड पार्टी। ये देखो, रिसोर्सेज या कोई ऑब्लिगेशंस ट्रांसफर्स हुआ रिलेटेड पार्टियों के बीच में, जैसे मैंने बोला स्टॉक, प्रोवाइडेड
मतलब इसको क्या बोले, ओनली ओनली ए प्राइस इज चार्ज फॉर सच ट्रांसफर। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन वही बोला है, क्या सिर्फ तभी रिलेटेड पार्टी रिलेशन रहेगा जब उस पे हम लोग प्राइस चार्ज करेंगे जो रिसोर्स या ऑब्लिगेशंस हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ये पूछा है। तो मैंने तो ये प्रोविजंस बताया, रूल्स बताया। अब मुझे ये बोलो कि आंसर फिर तुम लोग का क्या जाना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? मैम फॉल्स मैम। फॉल्स। तब फॉल्स होगा ना, फॉल्स होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है कि फ्री में हुआ तो ही रिलेटेड पार्टी होगा या चार्जेबल हुआ तो भी होगा। फ्री या चार्ज के साथ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का कोई मतलब रूल्स नहीं है। ये इसका 70% शेयर होल्ड करके होल्डिंग है, ये इसका सब्सिडियरी है, ये आपस में रिलेटेड है, बस काम खत्म। अब ये इनके इन बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो पैसा लेके कर रहे हैं, कम लेके कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इसीलिए ये प्रोवाइडेड बोल दिया ना कि प्राइस चार्ज मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस चार्ज करने से ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। प्राइस चार्ज किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, कम में दिया तो भी ठीक, इससे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू एस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये हो गया एस का नाम। पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड, बोल रहा है रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, जब रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होता है। रिपोर्टिंग पीरियड का एंड मतलब मान लो ईयर एंड, ठीक है। तो ये ईयर एंड मान लेते 31 मार्च, ओपनिंग मान लेते 1 अप्रैल। वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इज मेकिंग फाइनेंशियल और रिपोर्टिंग डिसीजन, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एस 18 पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड, पार्टी को रिलेटेड बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। बोल रहा है किसी दो पार्टी को रिलेटेड पार्टी तभी बोलेंगे अगर ईयर एंड में, क्या बोला है, ईयर एंड में फिर हाइफन देके, वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग फाइनेंशियल एंड और रिपोर्टिंग एंड और ऑपरेटिंग डिसीजन। मतलब क्या बोल रहा है, मान लो कि यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी, मतलब ये मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड पार्टी रिलेशन है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मैंने पूरा ईयर बनाया इसका, ठीक है। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ इसका इतना दिन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप था, उसके बाद क्या हुआ, इतना दिन था, उसके बाद मान लो कुछ दिन ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप चला, फिर यहाँ पर आके मान लो यहाँ पर आके रिलेशन जो है ब्रेक हो गया, ठीक है। रिलेशन जो है ब्रेक हो गया, मतलब अब इनमें वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वाला है नहीं। जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी अपना शेयर जो है बेच दी, होल्डिंग नहीं रह रही है, तो फिर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। अब ईयर एंड में जाके हमें ये चेक करना है कि इनमें रिलेटेड पार्टी रिलेशन है कि नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है देखो कि वन पार्टी हैज द एबिलिटी, ये जो है इसके पास एबिलिटी था, कैसा एबिलिटी था, एक्सरसाइज कर सकता था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था इस पे। मान लो ये इसका सब्सिडियरी होल्डिंग था, ये मान लो होल्डिंग था, ये इसका सब्सिडियरी था, या फिर मान लो एसोसिएट और इन्वेस्टिंग कंपनी का रिलेशनशिप था, यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट, ठीक है, जो कि इसका क्या है, फाइनेंशियली ऑपरेटिंग डिसीजन ये ले पाता था। लेकिन ये रिलेशन यहाँ पर आके इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पर आके खत्म कर दिया। अब हमें ये बताना है कि इनमें रिलेटेड पार्टी रिलेशन था कि नहीं था। ईयर एंड में हम लोग क्या बताएंगे, रिलेटेड पार्टी रिलेशन था कि नहीं था, क्या बताएंगे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर बोला है कि रिलेटेड पार्टी आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड, सिर्फ रिलेटेड मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी रिलेटेड मानेंगे जब एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये रिलेटेड पार्टी दिखेंगे तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ऐसा ये पॉइंट बोल रखा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर कोई रिलेटेड पार्टी था, देखो यहां से यहां तक तो रिलेटेड पार्टी था ना, ठीक है, तो वो रिलेटेड पार्टी कंसीडर होंगे चाहे वो पूरे साल रहे या ना रहे। मतलब ये पॉइंट में ये जो एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड दिया है ना, ये एट द एंड ऑफ द नहीं, ये एट एनी टाइम होगा, ठीक है, एट एनी टाइम। ये पूरे रिपोर्टिंग पीरियड के किसी भी समय पे, ठीक है, अगर इनमें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी होगा। ईयर एंड के साथ कोई लेना देना नहीं है कि भाई रिलेशन पूरा 1 साल का ही चलना चाहिए, ठीक है। जैसे रिलेशन जो है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि 1 साल तक, मतलब आजकल तो ऐसे ही होता है, ठीक है, 1 साल तक 2 साल तक ऐसा कुछ होता नहीं है, जो भी हो तो मतलब रिलेशन तो फिर भी माना जाएगा ना, जितने दिन का भी हो। तो वैसे ही यहाँ पर देखो रिलेशन जो है इतने दिन का है, तो रिलेशन है, चाहे वो ईयर एंड तक चला या ना चला, ठीक है। तो फिर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ भाई रिलेटेड पार्टी, ऐसा नहीं कि ईयर एंड तक नहीं चला तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, बोलो।
मैम फॉल्स। मैम फॉल्स होगा। हाँ फॉल्स होगा, ठीक है, मतलब ये गलत दिया हुआ है ना। क्या होना चाहिए, कोई भी समय पे कितने भी छोटे पीरियड के लिए रिलेशन रहा हो वो रिलेटेड पार्टी बनेंगे, ठीक है, अगर रिलेटेड पार्टी वाला पूरा रूल्स फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा, ये था छोटा छोटा एमसीक्यू। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। इलास्ट्रेशन 1। बोल रहा है आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS18। AS18 के अकॉर्डिंग हमें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोल रहा है A होल्ड्स 51% ऑफ B लिमिटेड, ठीक है, हम इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। A सबसे पहले है, A का बात हुआ है। ए लिमिटेड क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है 51% ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है 51% इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में 51%, ठीक है। हम एरो ऐसे नीचे दे रहे हैं, मतलब ए होल्ड कर रहा है बी का, ठीक है, इस हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे ही सारा ड्रॉ करेंगे तो उस हिसाब से सोचो तुम लोग। फिर बोल रहा है बी होल्ड्स 51% ऑफ ओ लिमिटेड, मतलब ऐसे नीचे एरो लगा देंगे, ठीक है। बी लिमिटेड होल्ड कर रहा है 51% शेयर किसमें, ओ लिमिटेड में, ठीक है, ओ लिमिटेड में। अच्छा, फिर बोल रहा है जेड लिमिटेड होल्ड्स 49% ऑफ ओ लिमिटेड। जेड लिमिटेड जो है वो ओ लिमिटेड में 49% होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर जेड बना दे। ये होल्ड कर रहा है, ये ऐसे 49% शेयर होल्ड कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन इनमें से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या है, मतलब कौन किसका रिलेटेड पार्टी, ये बताना है। अच्छा बोलो तो कौन रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करता है, रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज कौन करता है। देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो हम ये ड्रॉ दिखाते हैं, तुम लोग बताना कि रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज कौन करता है। कहाँ से देख के बताओगे, ये इतना सा से देख के बता सकते हो, आज भी रिपीट किया मैंने। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन होता है, मैम जो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्टिंग वो, एंटिटी। ठीक है, सही बात है। अब इनमें से कौन फिर जो है रिपोर्टिंग पार्टी है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, क्या लगता है, क्या यहाँ पर पढ़ के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन रिपोर्टिंग पार्टी, ऐसा कुछ हिंट्स है हमारे पास क्वेश्चन में। ये तो रहा क्वेश्चन, देखो कुछ भी हिंट्स है, नहीं है तो बोलो ना, नहीं है, इतना सोचने का क्या है, हिंट्स है क्या। हम्म, नहीं नो मैम। नहीं है, नहीं है, ठीक है, कोई हिंट्स थोड़ी ना है कि कौन रिपोर्टिंग पार्टी। हमें बोला है कि ए है कि बी है कि सी है कि जेड है, कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। रिपोर्टिंग पार्टी तो कोई भी हो सकता है जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। तो हमें कहाँ बोला है कि किसी ने नहीं बनाया है, और कहाँ बोला है कि किसी ने बनाया है, कुछ भी नहीं बोला। तो हम लोग होल्डिंग सभी कंपनी से के रिपोर्ट, हाँ बोलो। मैम पर होल्डिंग कंपनी से रिपोर्ट करते हैं ना ये चीजें। नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो रिपोर्ट करेगा। होल्डिंग भी कर सकता है, सब्सिडियरी कोई भी कंपनी कर सकता है जो अपना जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगा कि उसका कोई, जैसे देखो कोई अगर होल्डिंग क्यों सोच रहे हो, जब अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो क्या वो रिपोर्ट नहीं करेगा, वो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो वो रिपोर्ट में क्या बोलेगा, मेरा रिलेटेड पार्टी मेरा होल्डिंग कंपनी है, मेरा कोई एसोसिएट कंपनी है तो वो मेरा रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कौन डिस्क्लोज करेगा। देखो बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशन एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड रिलेटेड पार्टी। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन है, एनी एंटिटी हु प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब वो किसी का होल्डिंग्स हो, सब्सिडियरी हो, जॉइंट वेंचर में काम कर रहा हो, एसोसिएट हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी कर सकता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर देखो हमें ए भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हो सकता है, क्योंकि कहाँ बोला है कि ए ने फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बनाया कि बनाया, तो हम लोग मानेंगे कि ए भी रिपोर्टिंग एंटिटी, बी भी रिपोर्टिंग एंटिटी, ओ भी, जेड भी, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, एक करते हैं तो समझ में आएगा क्लियरली। देखो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मैंने ए को लिया, ठीक है, ए रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, ठीक है। अब ए का रिलेशन, रिलेटेड पार्टी रिलेशन हम एक बता देते हैं, ये रहा ए, ठीक है।
ए का सब्सिडियरी कौन है? बी है, तो ए होल्डिंग है, बी सब्सिडियरी है, ठीक है। तो बी लिमिटेड उसका क्या हो जाएगा? बी लिमिटेड उसका रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। क्या, किस हिसाब से, क्या रिलेशन है? मतलब मेरा कोई रिलेटिव है तो क्या है वो, मतलब मेरे ताऊ जी है, चाचा जी है, बुआ है, मामा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो क्या है ना? सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी। अब सब्सिडियरी कंपनी रिलेटेड पार्टी क्यों होगा? क्योंकि रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन में बोल रखा है कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी होता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है पॉइंट्स, उसके बेसिस पे हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बी हो गया मेरा रिलेटेड पार्टी, ए बोल रहा है। अच्छा, और कौन होगा? अच्छा, बी, बी का सब्सिडियरी ओ, ठीक है। तो ए और ओ में क्या रिलेशन होगा? स्टार्टिंग में ही बताया, याद है तुम लोग को? ए और ओ में क्या रिलेशन होगा? मैंने बोला ना, पापा, तो ठीक है, सबसे फेलो सब्सिडियरी, ठीक है। ये दादाजी हो गए, ए दादाजी हो गए, इनके बेटा बी, बी का बेटा ओ, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडियरी, ठीक है, फेलो सब्सिडियरी, ठीक है, ये फेलो सब्सिडियरी हो गया। अच्छा, ए के साथ बी का रिलेशन निकल गया, ओ का। क्या जेड का ए के साथ कोई रिलेशन होगा? देखो, जेड और ए में कोई रिलेशन है क्या? देखो, डायरेक्टली तो नहीं है, क्या इनडायरेक्टली कोई रिलेशन आएगा? सोच के देखो, क्या इनडायरेक्टली कोई रिलेशन मैम आएगा? अच्छा, एक बार बोलो। इन्वेस्टिंग कंपनी। अच्छा, सही है, इन्वेस्टिंग कंपनी बोल रहे हो, लेकिन कौन किसका इन्वेस्टिंग है ये बताओ, तब थोड़ा सा क्लियर होगा। बोलो, ओ और जेड में तो सब्सिडियरी और होल्डिंग का रिलेशन नहीं है। हाँ बोलो। मैम जेड ओ का इन्वेस्टिंग कंपनी है। जेड पार्टी ओ का इन्वेस्टिंग कंपनी है, ठीक है। तो जेड ने होल्ड करा है, जेड हो गया इन्वेस्टिंग, सही है। और ओ हो गया, ओ को फिर क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट, सही है, एसोसिएट बोलते हैं, ठीक है, एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। अच्छा, अब देखो, हम लोगों ने जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पढ़ा, तो जेड और ओ में इन्वेस्टिंग और एसोसिएट क्या है? क्या ए के साथ जेड का किसी तरीके की भी रिलेशनशिप निकल के आ रहा है? रिलेशनशिप में क्या क्या होगा? होल्डिंग सब्सिडियरी, ठीक है, कुछ एक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होगा। तो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली, की मैनेजमेंट पर्सनल या उसके रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड रिलेशंस में होने चाहिए। या फिर पॉइंट नंबर सी और डी जो है, अगर किसी एंटरप्राइज को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देता है तो होगा। ये 5 पॉइंट था। क्या ये 5 में से कोई भी पॉइंट में यहाँ आ रहा है? आ रहा है, देखो, देखो, ए और जेड में ना तो होल्ड एक एक करके चेक करो, ए और जेड में होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन है? पहले बोलो, जो ड्रॉ तुम लोग के सामने दिख रहा होगा, हम पॉइंट निकाल रहे हैं, क्या ए और जेड में होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन है? नो मैम। नो मैम। तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। ए और जेड में एसोसिएट या जॉइंट वेंचर वाला कोई रिलेशन दिख रहा है? ड्रॉ देखो अपना और बताओ। नो मैम। नहीं, ठीक है। अच्छा, ए और जेड में ऐसा कुछ है कि ए कोई इंडिविजुअल है जो जेड में कोई परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वोटिंग पावर जनरेट कर रहा है, या जेड ए में वोटिंग पावर जनरेट कर रहा है? ऐसा कुछ है? पॉइंट नंबर सी के हिसाब से बोल रहे हैं। नो नो मैम। नहीं, पहला बात है तो इंडिविजुअल है ही नहीं। ए बी सी जेड सभी कंपनी है, तो उस पे तो पॉइंट सी पॉइंट डी वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होगा। की मैनेजमेंट पर्सनल का तो यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। अच्छा, एंटरप्राइज वाला चेक करते हैं। क्या ये ऐसा कोई एंटरप्राइज है जिसमें सी या डी जो है इन्फ्लुएंस ला रहा है? सी या डी टाइप ऑफ कोई तो इंडिविजुअल तो है ही नहीं। जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल पे है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पे है, तो फिर ई पॉइंट भी तो नहीं हुआ। तो फिर बोलो, ए और जेड में कोई रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नो मैम, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। समझ में आया? आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, ठीक है। एक क्वेश्चन होने दो, काफी सारा ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट तुम लोग बताओ मुझे, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दूसरे किसी को मान लेते हैं, सभी का मानना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज किसको मानेंगे? बी को, ठीक है। अच्छा, तो बी का रिलेशन तुम लोग बताओगे? रिलेशन सोच के बोलो। बी के तरफ से सोचो कि बी है हम लोग। अब सोचो कि बी, बी और ए का कुछ रिलेशन है कि नहीं है, तो क्या है? बी और ओ का कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो क्या है? बी और जेड का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है तो क्या है? ऐसे करके सोचो, हो जाएगा। मैम बी के लिए ए लिमिटेड होगा होल्डिंग कंपनी,
और ओ लिमिटेड होगा सब्सिडियरी कंपनी। सही है। होल्ड देखो बी के लिए ओ हो जाएगा सब्सिडियरी, ये तो सही है, लेकिन वो होल्डिंग नहीं, इसका और एक नाम होता है ना, खाली होल्डिंग नहीं होता है। हाँ नहीं, होल्डिंग ही होगा, सॉरी ये तो होल्डिंग ही है। हाँ, होल्डिंग कंपनी, ठीक है। होल्डिंग और सब्सिडियरी, क्या जेड के साथ कोई रिलेशन होगा? नो सोच के मैम। देखो। नहीं, जेड के साथ तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। वो सब जो पॉइंट बोला ना, उसको कॉपी में, कॉपी का वो पेज ओपन रखो और वहां पर देखते जाओ ना, कोई रिलेशन में जा रहा है। देखो पॉइंट नंबर जो सी डी ई है वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो फिर बाकी दो बचा, ठीक है, एक तो एसोसिएट जॉइंट वेंचर और एक हो गया होल्डिंग सब्सिडियरी। तो बी और ए में रिलेशन तो लिख लिया हम लोगों ने, बी और ओ में लिख लिया। अब बचा जेड, जेड के साथ तो बी का वैसा कोई रिलेशन है नहीं, ना तो होल्डिंग ना सब्सिडियरी ना जो है एसोसिएट कंपनी, ठीक है, ना तो जॉइंट वेंचर में इन्होंने कोई काम किया है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्टिंग एंटरप्राइज सी, बोलो सी के तरफ से सोचो कि हम लोग, सी नहीं सॉरी क्या है, ओ, हम लोग ओ है, ठीक है। तो ओ के तरफ से सोचो, ओ सोचेगा जेड मेरा कौन है, बी मेरा कौन है और ए मेरा कौन है, बोलो। मैम ए तो हो जाएगा अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, और बी होगा होल्डिंग कंपनी, और जेड होगा इन्वेस्टिंग कंपनी। अच्छा, ए लिमिटेड होगा अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, ए अल्टीमेट होल्डिंग, और बी होल्डिंग, सिंपल होल्डिंग कंपनी, ठीक है। और जेड हो जाएगा, जेड तो दिख ही रहा है, जेड हो जाएगा इन्वेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्टिंग एंटरप्राइज जेड, जेड का रिलेशन बताओ, कहाँ लिखे, पीछे लिखना पड़ेगा मुझे। बोलो जेड का, जेड के तरफ से सोचो, जेड इसके साथ इसके साथ इसके साथ क्या रिलेशन? जेड सिर्फ ओ का एसोसिएट कंपनी होगी। हाँ, जेड जो है वो ओ का क्या हो जाएगा, एसोसिएट। कंपनी होगा ना जेड ओ का, क्योंकि जेड जेड कर रहा है ओ लिमिटेड में 49%। ओ लिमिटेड एसोसिएट कंपनी होगी। ओ लिमिटेड तो एसोसिएट होगा। हाँ, जेड का ओ लिमिटेड एसोसिएट होगा ना। देखो किसने इन्वेस्ट किया है, जेड ने शेयर परचेस किया है ओ में 49%, तो पैसा किसने लगाया, जेड ने, तो वो इन्वेस्टिंग। और क्योंकि वो हाँ 20% से हाँ बोलो। इन्वेस्टिंग का मैम, मैंने यही बोला कि जेड इन्वेस्टिंग कंपनी है ओ का, वही बोला मैंने बस। अच्छा ओ अच्छा, अच्छा मैंने कहीं गलत लिखा है क्या, कि मैंने ठीक लिखा है, देखो तो ठीक लिखे तो। है मैम, अपना ठीक है। ठीक लिखे। अच्छा, तो जेड लिमिटेड हो जाएगा एसोसिएट कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से रिलेशनशिप ढूंढना है। अच्छा, और एक चीज भी देखो, जब जेड का बात आया, ठीक है, जब जेड का बात आया, तो अब एक चीज देखो तुम लोग, ए का रिलेशन जेड के साथ नहीं है, देखो यहाँ जेड का नाम नहीं है, बी का रिलेशन भी जेड के साथ नहीं है, और ये जो ओ है उसका रिलेशन सिर्फ जेड के साथ है, ठीक है। तो रिलेशन तो अगर मेरा किसी के साथ है तो उसका भी मेरे साथ हो गया ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर जेड का इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो जब हम लोग मतलब ये दोनों अपने रिपोर्टिंग में जब जेड का नाम नहीं ले रहे, भाई जेड मेरा रिलेटिव नहीं है, तो जेड क्यों बोलेगा कि ये दोनों मेरा रिलेटिव है, मतलब दोनों तरफ से नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा, किसी एक के तरफ से थोड़ी ना होता है। तो वैसे ही देखो, रिपोर्टिंग इंटरप्राइज जेड में एक ही नाम आया है इसीलिए, ठीक है, ऐसे भी तुम लोग एक बार सोच सकते हो। अच्छा, अब ऐसा सेम और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो यहाँ पर है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, इसीलिए हम पहले ये वाला कर रहे हैं, फिर उसके बाद इलास्ट्रेशंस में जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केस एज पर एस 18, एस 18 के अकॉर्डिंग हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, एम, एस और सी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या रिलेशनशिप होल्ड हो रहा है, एम, एस और सी। एम,
M Limited holds 61% of S Limited. M 61% S Limited में होल्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है C Limited नहीं, S Limited 51% ऑफ F। 51% ऑफ F, ठीक है। अच्छा, और C Limited holds 49% ऑफ F। C Limited holds 49% ऑफ F, ठीक है। अच्छा, अब हमें बताना है कि कौन किसका रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मान लेते हैं कि एम है, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एम है, तो बताओ कि क्या क्या रिलेशन होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एम है तो बोलो क्या क्या रिलेशन होगा, एम के तरफ से सोच के बताओ। मैम एस लिमिटेड सब्सिडियरी, एफ लिमिटेड फेलो सब्सिडियरी। एस लिमिटेड सब्सिडियरी, एस लिमिटेड सब्सिडियरी, सही है, ठीक है। एम और एस में रिलेशन, एम बोलेगा एस मेरा सब्सिडियरी है, एफ जो है बेटा का बेटा, बेटा का बेटा फेलो सब्सिडियरी, ठीक है। एफ जो है वो हो गया फेलो सब्सिडियरी। अच्छा, अब क्या सी के साथ कोई रिलेशन होगा, एस के साथ हो गया, एफ के साथ बचा एक ही सी के साथ कोई रिलेशन होगा? नो मैम। नहीं, सी के साथ रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि एफ और सी में रिलेशन है। एफ और सी में बोलो तो इन्वेस्टिंग वाला कौन है और जो है एसोसिएट वाला कौन है? मैम एफ एसोसिएट है और सी इन्वेस्टिंग है। सी इन्वेस्टिंग है, नहीं किसने होल्ड किया? सी होल्ड्स, अच्छा सी इन्वेस्टिंग, सी सही होल्ड। है। हाँ, सी इन्वेस्टिंग और एफ एसोसिएट। एफ एसोसिएट है, ठीक है। एसोसिएट कंपनी हो गया। एफ ने क्या किया है, जो है एफ एसोसिएट है, सी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो फिर इस केस में एम के साथ तो एफ का रिलेशन जरूर हो रहा है फेलो सब्सिडियरी, बट सी का तो कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सी के साथ जो है फेलो सब्सिडियरी भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि एफ का ही जब ये सब्सिडियरी नहीं है तो फेलो सब्सिडियरी होने का तो कोई सवाल नहीं आता है, ठीक है। और ना तो एसोसिएट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब रिपोर्टिंग एंटरप्राइज अगर हम लोग का एस है तो बोलो क्या रिलेशन होगा? एस के हिसाब से क्या क्या रिलेशन होगा? मैम मैम एस एम होल्डिंग एम कंपनी, और एफ सब्सिडियरी है एम होल्डिंग और एफ सब्सिडियरी। एफ सब्सिडियरी, ठीक है। अच्छा, और रिपोर्टिंग एंटरप्राइज अब एफ में आते हैं। अगर एफ लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होता है तो रिलेशन क्या होगा? किसके साथ रिलेशन होगा? खुद को एफ सोचो। एफ, हाँ बोलो। मैम एम लिमिटेड होगा अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, एफ लिमिटेड सॉरी मैम एस लिमिटेड होगा होल्डिंग कंपनी और सी लिमिटेड होगा इन्वेस्टिंग कंपनी। सही बात, सारा सही है। देखो एम लिमिटेड तो एफ बोल रहा है, एम मेरा कौन है? दादाजी है, दादाजी यानी कि अल्टीमेट होल्डिंग, ठीक है, अल्टीमेट होल्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब एफ बोलेगा एस मेरा कौन है? वो तो मेरे पापा है, यानी ये हो जाएंगे होल्डिंग, पेरेंट कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी। अच्छा, अब सी के तरफ देखेगा तो सी कौन है? सी तो ये मैंने लिख रखा है इन्वेस्टिंग कंपनी, सी में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, ये मेरा इन्वेस्टिंग कंपनी। अब बचा कौन? सी। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज अगर सी है, यहाँ पर लिख दे, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज अगर सी है तो क्या रिलेशन होगा बोलो? यहाँ मैम एफ लिमिटेड एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट है और किसी के साथ रिलेशन नहीं है। एम के हाँ साथ रिलेशन नहीं है सी का। हाँ,
और किसी के साथ रिलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये देखो, जैसे ही सी का बात आया तो एफ तो दिख ही रहा है, एसोसिएट है, ठीक है। अब एस या एम के साथ कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन क्या हो सकता है, कंपनी है तो होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट जॉइंट वेंचर हो सकता है, इसमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर देना, बाकी इसका प्रेजेंटेशन तुम लोग ये देखो, यहाँ पर देखोगे तो उस क्वेश्चन का भी देख सकते हो प्रेजेंटेशन, ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये टेबल बना के ऐसे कर सकते हो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है, ये कर सकते हो। अच्छा, अच्छा, ये वाला देख ले, यहाँ पर जब कर ही लिया है तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखो, बोल रहा है कि मिस्टर राज ए रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सोनल, ठीक है। की मैनेजमेंट पर्सोनल कौन होता है, जैसे कि मैंने बोला डायरेक्टर, किसी और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। तो वो एक कोई की मैनेजमेंट पर्सोनल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, जो है बेटा बेटी, स्पाउस, ठीक है। तो मिस्टर राज जो है ऑर्गेनाइजेशन के की मैनेजमेंट पर्सोनल का रिलेटिव है, रिसीव ए रेम्यूनरेशन ऑफ 2,50,000 फॉर हिज सर्विस इन द कंपनी फॉर ए पीरियड फ्रॉम 1/4/2001 टू 30th June 2001। मतलब कोई एक कंपनी है, ठीक है, जिसमें मिस्टर राज ने क्या किया है, 30th जून तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 30th जून तक सर्विस दिया है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर राज, ठीक है। मिस्टर राज कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो कौन है, रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सोनल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने यहां तक काम किया और इसके बदले इन्होंने रेमूनरेशन भी लिया है, अपने काम के बदले कुछ रेमूनरेशन लिया है, अमाउंट तो नहीं बताया है, हाँ बताया है 2.5 लाख, ठीक है, रेमूनरेशन लिया है। ऑन 1 जुलाई, ठीक है, ही लेफ्ट द सर्विस ऑफ द कंपनी, उन्होंने यहां से लेफ्ट कर गए, मतलब रिलेशन जो है ये काम छोड़ के चले गए, ठीक है। Should the relative be identified as the closing date 31st March 2002 for the purpose of AS18? AS18 के अकॉर्डिंग क्या 31st March 2002 में हमें ये रिलेशन को डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है, ये पूछा। बोलो, अभी थोड़ी देर पहले जो एमसीक्यू में पॉइंट बताए थे ना, उसी के बेसिस पे बताना चाहिए तुम लोगों को। तो काम किया है, भले ही उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि 2 महीना काम किया है तो रिलेटेड पार्टी होगा। हाँ, अभी मैंने, हाँ सही बात, अभी मैंने बोला था ना कि ईयर एंड में, ईयर एंड तक रिलेशन चला कि नहीं वो कोई बात नहीं है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी था क्या, हाँ था ना। क्यों रिलेटेड पार्टी था, क्योंकि वो की मैनेजमेंट पर्सोनल का रिलेटिव था, और की मैनेजमेंट पर्सोनल का रिलेटिव कौन होता है, AS18 के अकॉर्डिंग वो रिलेटेड पार्टी होता है। देखो ये प्रोविजन है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन होता है, लेकिन हम लोग इतना बार बोल रहे हैं तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो सच पर रिलेटिव ऑफ सच पर्सोनल, तो की मैनेजमेंट पर्सोनल का रिलेटिव है तो वो तो रिलेटेड पार्टी हो गया। अब बात ये कि डिस्क्लोज करे या ना करे, वो काम छोड़ के चले गए थे तो डिस्क्लोज करेंगे ना। अभी तो बोला एट एनी टाइम, मैंने थोड़ी देर पहले एमसीक्यू में दिखाया ना, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में रिलेटिव रहा हो, रिलेटेड पार्टी रिलेशन रहा हो तो हमें दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसमें तो कुछ वैसा लिखने वाला है नहीं, तुम लोग को ये पढ़ना है और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है और कॉपी में ये नोट डाउन कर लेना है। अकॉर्डिंग टू AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एस का आंसर कैसे लिखते हैं फिर से बता देते हैं। सबसे पहले एस के नाम से शुरू होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एज दिस, ठीक है। क्या बोला है, पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड, रिलेटेड पार्टीज किसको बोलते हैं, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब किसी भी एक साल में, ठीक है, one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party is making financial or operating decision। ये कौन सा पॉइंट बोला, क्या हम लोगों ने ये पॉइंट लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ये देखो, एनी पर्सन इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। चाहो तो तुम लोग बस ये एक लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, ये इतने सारे लाइन के जगह, इतने सारे मतलब ये ability to control the other party or exercise significant influence over the other party is making financial or operating decision। ये इतना नहीं लिख के significant influence सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। तो वही बोल रहा है ना कि AS18 के अकॉर्डिंग पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड, पार्टीज को रिलेटेड तब बोलेंगे अगर पूरे साल में किसी भी टाइम, रिपोर्टिंग पीरियड के किसी भी टाइम, एक पार्टी जिसके पास एबिलिटी है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का, अदर पार्टी को, या फिर उसके ऊपर जो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसको एक्सरसाइज कर सकता है फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। मतलब ये कंट्रोलिंग का पॉइंट बोला है, वो भी हम लोगों ने लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, कंट्रोलिंग का मतलब ये देखो,
control, substantial in voting power and the power to direct the financial or reporting policies of the enterprise. ठीक है, तो फिर hence Mr. Raj, a relative of key management personnel should be identified as related party for disclosure in the financial statement for the year ended 31st March 2002. तो देखो आंसर तो तुम लोग दे लोगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, ए इसमें लिखने आना चाहिए। अगर इंग्लिश सही तरीके से यूज करके नहीं लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हमें सही जो पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा है, एटलीस्ट इतना तो तुम लोग को कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 11th वाला भी देख लेते, फिर एकदम इलास्ट्रेशन में चले जाएंगे ताकि ये प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाए। एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एसोसिएट कंपनी। एक्स लिमिटेड जो है उसने अपने एसोसिएट कंपनी को, ठीक है, एसोसिएट कंपनी मतलब उसने जरूर क्या किया होगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, क्या किया है उसने, गुड्स बेचा है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30th जून। कब बेचा है, 30th जून को बेचा है। फर्स्ट क्वार्टर एंड, क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, मतलब इनका ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो अप्रैल मई जून, ठीक है, तो ये 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ्स यानी फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या किया है, गुड्स बेचा है। ठीक है, सोल्ड गुड्स किसने बेचा है, एक्स लिमिटेड ने। किसको बेचा है, अपने एसोसिएट कंपनी को। आफ्टर दैट द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीजेस टू एग्जिस्ट। ठीक है, बोल रहा है ये बंद हो गया, मतलब इनका रिलेशन जो है टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, however goods were supplied as were supplied to any other ordinary customer। बोल रहा है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप खत्म हो गया, मतलब जो एसोसिएट और इन्वेस्टिंग वाला रिलेशन है वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को नॉर्मल कस्टमर और सप्लायर की तरह जो है प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो होता है ना कि रिलेशन खत्म बट अभी नॉर्मल फ्रेंड वैसा। ठीक है, तो डिसाइड वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटायर ईयर हैव टू बी डिस्क्लोज्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बोल रहा है कि हमें ये डिसाइड करके बताना है कि ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटायर ईयर, पूरे ये साल का जो ट्रांजैक्शन है, हैव टू बी डिस्क्लोज्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या हमें ये ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोल के डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है, मतलब कितना ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी बोल के डिस्क्लोज करना है, यहाँ पर ये पूछा है। मतलब हाँ बोलो। मैम सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर डिस्कस होगा, उसके बाद से नहीं होगा। हाँ, मतलब देखो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप था वो तो हम लोग ईयर एंड में भी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस कितना डिस्क्लोज करें, ट्रांजैक्शन मतलब कितने अमाउंट का, क्योंकि देखो यहां से यहां तक एक सेल हुआ है, फिर पूरे साल भी इनका नॉर्मल रिलेशन था, उसमें भी सेल परचेस हुआ है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन ऑफ द इंटायर ईयर हैव टू बी डिस्क्लोज्ड या फिर सिर्फ इतने ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो जहां तक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के हिसाब से जितना ट्रांजैक्शन था उतना ट्रांजैक्शन इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बाकी ट्रांजैक्शन भी हुआ है वो तो नॉर्मल सेल में आएगा, उसको डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एस 18 बोल रहा है उसी को डिस्क्लोज करो अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसके बाद से तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं, मतलब मान लो यहां से यहां तक 100 रुपए का सेल हुआ, फिर यहां से यहां तक 200 रुपए का सेल हुआ, तो सिर्फ हमें 100 रुपए वाले सेल को डिस्क्लोज करना है। यहाँ ट्रांजैक्शन अमाउंट का बात पूछा था। रिलेशन जो है वो तो ईयर एंड में बोलोगे कि हाँ भाई रिलेशन था इन दोनों में, लेकिन कितने अमाउंट का रिलेशन दिखाओगे, बस इतने अमाउंट का रिलेशन दिखाओगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस पूछा है तो उतने का ही दिखाएंगे जितने दिन का था। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, तो इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि ईयर एंड तक हमें करना है, वो तो रिलेशन करना है, ट्रांजैक्शन अमाउंट कहाँ तक का डिस्क्लोज करना है, जब तक का रिलेशन था। एज पर एस 18 ट्रांजैक्शन ऑफ एक्स लिमिटेड विद द एसोसिएट कंपनी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30th जून ओनली आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। ये क्या डिस्क्लोज का बात हो रहा है, ट्रांजैक्शन। ठीक है, एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यहां तक है, उसके बाद का ट्रांजैक्शन भी है बट नॉट एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, द ट्रांजैक्शंस फॉर द पीरियड इन विच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिड नॉट एग्जिस्ट वुड नॉट बी रिपोर्टेड। बाकी उसके बाद जो भी सेल परचेज हुआ है या जो भी ट्रांजैक्शन ये करते थे अपने अंदर, चाहे लोन का हो कुछ भी हो, तो वो हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। तो ये देखो हम लोग का ये 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर था ये तो कर लिया। अब फिर से चलो इलास्ट्रेशन में चलते हैं, फिर से इलास्ट्रेशन में जाइए। यहाँ एंड से ही चलते हैं, 8 9 10 10 तक था, 10th नंबर से चलो। हाँ यहाँ से चलते थे। बोल रहा है
नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 90 लाख टू गंगा लिमिटेड। नर्मदा लिमिटेड ने, ठीक है, नर्मदा लिमिटेड ने गंगा लिमिटेड को गुड्स बेच दिया है। कितने का? 90 लाख का बेचा है, ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ये ट्रांजैक्शंस कब हुआ है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2001। ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2000 से। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा लिमिटेड, नर्मदा लिमिटेड के क्या है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ओन्स 100% शेयर ऑफ गंगा लिमिटेड। ये क्या कर रहे हैं? गंगा लिमिटेड में 100% शेयर का होल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। द सेल्स वेयर मेड टू गंगा लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस बाय नर्मदा लिमिटेड। इन्होंने इनको जो सेल किया, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब जैसे मार्केट में किसी को बेचते हैं वैसे बेच दिया। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड, नर्मदा लिमिटेड के जो चीफ अकाउंटेंट है, उन्होंने क्या बोला है? दैट दीज सेल्स नीड नॉट रिक्वायर a different treatment from the other sales made by the company and hence no disclosure is necessary as per the accounting standard. Is the chief accountant correct? मतलब क्वेश्चन हमें ये बोला है कि जो नर्मदा लिमिटेड के जो अकाउंटेंट है, उन्होंने बोला कि गंगा लिमिटेड के साथ इनका जो ट्रांजैक्शन है उसको हमें अलग से डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है एज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या इन्होंने ये सही बोला है कि गलत बोला है? ये हमें पूछा है, बोलो तुम लोग को क्या लगता है? डिस्क्लोज एज ए रिलेटेड पार्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? करेक्ट है कि नहीं है? देखो, डिस्क्लोज तो तब करना पड़ेगा ना अलग से, अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशन है। तो क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है? अगर हुआ है तो डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। तो वो सोचो ना कि नर्मदा और गंगा में रिलेटेड पार्टी रिलेशन है कि नहीं। अगर है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो फिर अकाउंटेंट गलत बोल रहा है। सोचो, सोच के बोलो, डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना। फिर से बता रहे, नर्मदा लिमिटेड ने 90 लाख का गुड्स बेचा है, किसको? गंगा लिमिटेड को, ठीक है। फाइनेंशियल, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नर्मदा लिमिटेड के, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? की मैनेजरियल पर्सोनल। तो नर्मदा लिमिटेड के की मैनेजरियल पर्सोनल जो है वो गंगा लिमिटेड में क्या कर रहे हैं? 100% शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, 100% शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो बाकी तो देखो, बोल रहा है सेल्स जो है नॉर्मल सेलिंग प्राइस में हो या फिर फ्री में हो, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ प्राइस से तो कोई लेना देना होता नहीं है इस टॉपिक में। तो ये छोड़ो। फिर चीफ अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई ये जो सेल है ये हम अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करने का जरूरत नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। क्या ये सही बोल रहा है? तो वो पूरा आंसर तो इस पे बेस्ड है कि अगर की मैनेजरियल पर्सोनल ने जो है 100% शेयर होल्ड कर रखा है किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, क्या फिर ये की मैनेजरियल पर्सनल और जी ये दोनों क्या रिलेटेड पार्टी है? रिलेटेड पार्टी है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट से बोल सकते हैं हम, उतना हिंट्स दे देते हैं। ये वाले पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दो। पॉइंट नंबर ई, ये पढ़ो, पढ़ के देखो, मैंने तो बहुत बार बोला, पढ़ के देखो और बताओ। हाँ मैम, रिलेटेड पार्टी है। हाँ है ना, क्यों? देखो क्या बोला है, एंटरप्राइज ओवर विच, यहाँ पर एंटरप्राइज मतलब गंगा लिमिटेड, जिसपे कोई पर्सन जैसे कि सी और डी, कोई की मैनेजमेंट पर्सनल, ठीक है, इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर कोई किसी का 100% शेयर होल्ड कर रहा है, तो क्या नर्मदा लिमिटेड के जो की मैनेजरियल पर्सनल है, क्या वो गंगा लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलो, क्या उनका गंगा लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? ये मैनेजिंग डायरेक्टर का गंगा लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो होगा तो फिर क्या हो गया? होगा ना, होगा तो फिर वो क्या हो गए? रिलेटेड पार्टी। तो अगर रिलेटेड पार्टी है तो डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कम में हुआ, फ्री में हुआ, ज्यादा में हुआ, तो अकाउंटेंट गलत बोल रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो कैसे लिखा है, 3 पैरा। ऐसे भी तुम लोग पैरा करके लिखना, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ये जो प्रेजेंटेशन है ये अच्छा है। पहले एस क्या बोलता है, फिर ये केस क्या बोल रहा है, फिर कंक्लूजन, ठीक है। एज पर एस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एंटरप्राइज ओवर विच की मैनेजमेंट पर्सनल इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आर रिलेटेड पार्टी, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया या बोला,
बस वही इंग्लिश तुम लोग को लिख देना, ये मेन पॉइंट है, इतना लिखोगे तो ये पॉइंट लिखना ही चाहिए, बाकी एडिशनल देखो। दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज दैट हैव ए मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट इज कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। अगर इतना नहीं भी बोलते हो, इतना बोलते हो तो भी चलेगा। फिर इन द गिवन केस में आ गए, नर्मदा लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी, ये रिलेटेड पार्टी है, क्यों? एंड ये प्रोविजंस के वजह से। फिर हेंस डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ट्रांजैक्शन वाज डन इन नॉर्मल प्राइस। मतलब ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, नॉर्मल प्राइस हो, फ्री हो, मैंने तो पहले ही बोला ना, या फिर कंसेशनल प्राइस हो, जो भी हो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हेंस जो चीफ अकाउंटेंट बोल रहा है नर्मदा लिमिटेड का, वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो इतना तो देखो, ये कितना कितना लिखना जरूरी है, ये देखो, इतना यहाँ, ये पूरा और ये पूरा, इतना पूरा जरूरी है। और ये जो बोला है, ये अगर थोड़ा एडिशन दे पाते हो तो अच्छा है। दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज दैट हैव ए मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट इज कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मतलब ये भी क्या है, इंग्लिश में बोल रहे, देखो अगर इंग्लिश सही है तो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला है कि जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, ठीक है, यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन है? नर्मदा लिमिटेड। बोला रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का अगर कोई कॉमन, दो कॉमन पॉइंट निकल के आया, क्या कॉमन पॉइंट निकल के आया? बोल रहा है कि दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का जो डायरेक्टर है या मेजर शेयर होल्डर है, यहाँ पर तो की मैनेजमेंट पर्सोनल है, जो भी हो, तो यहाँ हम लोग इन जनरल लिख रहे हैं ना कि प्रोविजंस क्या है। तो अगर इस नर्मदा लिमिटेड जो कि रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, इसका जो डायरेक्टर या मैनेजिंग मेजर शेयर होल्डर, ठीक है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का, वो अगर ओन कर रहा है, ठीक है, ये मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर ये ओन कर रहा है, क्या ओन कर रहा है? बोल रहा है कि owned by director of the reporting enterprise and enterprise that have a member of key management is common with the reporting enterprise, ठीक है। तो गंगा लिमिटेड जो है, ठीक है, गंगा लिमिटेड का ये 100% शेयर होल्ड कर रहा है, तो ये इसका भी क्या हो गया? ये इसका भी की मैनेजमेंट पर्सोनल हो गया। तो वही बोल रहा है कि कॉमन विद रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है, कि कॉमन की मेंबर हो गया, की मैनेजमेंट पर्सोनल हो गया। 100% शेयर होल्ड कर रहा है तो ये भी उसका भी की मैनेजमेंट पर्सोनल, ठीक है, ये चीज बोल रहा है। लेकिन मैंने जितना बोला उतना पॉइंट तुम लोग को जरूर से जो है बताना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इलास्ट्रेशन 9। यहाँ पर ना जो डायग्राम है इन्होंने खुद ड्रॉ करके दे दिया है हमें, ठीक है, सिर्फ आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है पी लिमिटेड होल्ड्स 22% शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स इन क्यू लिमिटेड। तो देखो ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा तुम लोग पहले बोलो, तो अगर पी जो है वो 22% शेयर होल्ड कर रहा है क्यू में, तो पी और क्यू में रिलेशन क्या है? वैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्यू इज एसोसिएट कंपनी ऑफ पी लिमिटेड, और पी क्या हो जाएगा? क्यू का उल्टा बोले तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग, सही, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2001 पी लिमिटेड सोल्ड सर्टेन गुड्स टू क्यू लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। तो पी ने क्यू को 5 लाख का सामान बेचा, ठीक है। तो अब देखो ड्रॉ में आ जाते हैं, ये रहा पी लिमिटेड, ये 22% शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स भी ऑब्वियसली जनरेट करेगा, अगर शेयर होल्ड करे तो वोटिंग राइट्स तो होगा 22% का। और इसने 1 अप्रैल में जो है 5 लाख का गुड्स बेचा है, ठीक है। ये दो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एक तो शेयर होल्डिंग किया, उसके बाद उसने गुड्स बेचा। किसको बेचा? अपने जो है क्या बोलते हैं उसे, कौन सा कंपनी है, क्यू को, ठीक है, क्यू को बेचा, जो कि उसका एसोसिएट कंपनी है। ये पहला 2 पॉइंट से ये पता चल रहा है। तो पहला 2 पॉइंट का ड्रॉ हमें करके दे दिया है, करना भी नहीं है। हाउएवर पी लिमिटेड कंटिन्यू सप्लाई गुड्स टू क्यू लिमिटेड सब्सिक्वेंट टू 30th June 2001 जस्ट लाइक एनी अदर कस्टमर। अच्छा, 30th जून के बाद नॉर्मल कस्टमर की तरह बेचना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब वो रिलेटेड रिलेशन रहा नहीं। एंड सोल्ड गुड्स 15 लाख ड्यूरिंग 9 months पीरियड एंडेड 31 March 2002, और बचे हुए 9 महीने, ठीक है, पहले के जो कुछ ये जो जून तक था, ये कितना था? 3 months। पहला 3 months रिलेटेड पार्टी रिलेशन के तौर पे 9 लाख का 5 लाख का सामान बेचा, उसके बाद नॉर्मल सेल परचेज की तरह जस्ट लाइक अनदर कस्टमर जो है 15 लाख का गुड्स बेच दिया। कंसीडर 31 March एज द ईयर एंडेड, ईयर एंड है 31 March। तो ये देखो ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ पर, ये देखो क्यू लिमिटेड को ये
शेयर होल्ड किया, फिर उसको गुड्स बेचा, ठीक है। ये 1 अप्रैल से 30 जून तक चला, कितने का गुड्स बेचा? 5 लाख का, ये ड्रॉ करके दी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 31 ये ईयर एंड हुआ, ये वो ड्रॉ किया। फिर इसने जो पी लिमिटेड है उसने कितने का गुड्स बेचा? 15 लाख का बेचा। लेकिन यहाँ पर रिलेशन टर्मिनेट कर दिया है, बोला ना एनी अदर कस्टमर की तरह, मतलब पहले वाला बात रहा नहीं, पहले वाला रिलेशन रहा नहीं। तो इसका मतलब रिलेशन नहीं रहा, मतलब क्या? एसोसिएट और इन्वेस्टिंग वाला रिलेशन नहीं रहा। वो कैसे पॉसिबल है? अगर वो उसका शेयर होल्डिंग जो है बेच देता है, छोड़ देता है, तो पी ने क्या किया? क्यू का 22% जो शेयर होल्ड कर रहा था वो नहीं कर रहा है, इसीलिए रिलेशन खत्म हो गया। उसके बाद नॉर्मल बेच दिया। अब हमें पूछ रहा है डिटरमाइन वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटायर ईयर, पूरे साल का ट्रांजैक्शन, मतलब 5 लाख और 15 लाख, 20 लाख जो है, इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज अंडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या हमें पूरा 20 लाख को डिस्क्लोज करना है कि 5 लाख को कि 15 लाख को? ये पूछा है, बोलो। मैम ओनली 5 लाख को डिस्क्लोज करना चाहिए। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में जितने भी खर्चे हुए हैं, इनकम हुए हैं, या जो भी ट्रांजैक्शन, बेसिकली ट्रांजैक्शन वही डिस्क्लोज करना है। उसके बाद अगर नॉर्मल कस्टमर की तरह हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड आफ्टर 30 जून, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वही लिखा है, देखो, नो दिस इज बिकॉज एज पर एस 18 द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर द स्टैंडर्ड रिलेट ओनली टू द पीरियड ड्यूरिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है। जब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, ऑन दैट मोमेंट जो भी ट्रांजैक्शन होता है बस वही डिस्क्लोज करो, उसके अलावा करना नहीं है। ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन पी एंड क्यू लिमिटेड टिल 30 जून बीइंग सेल ऑफ गुड्स 5 लाख आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड डिस्क्लोज अंडर AS 18 ट्रांजैक्शन एंड into after 30th June not required to be disclosed under AS 18। मतलब वो 15 लाख वाला ना कितना था वो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख वाला डिस्क्लोज करना है, यही तो बोला है। ये देखो, सिर्फ 5 लाख डिस्क्लोज करना है, 15 लाख नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। इसमें क्या बोला है, देखो, बोल रहा है कंसिडर ए सिनेरियो, ठीक है। एक सिनेरियो दे दिया है, यूके बैंक होल्ड 23% इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स इन पी लिमिटेड। तो यूके बैंक मतलब एक बैंक है जो पी कंपनी में, ठीक है, पी बोल के कंपनी है, उसमें 23% शेयर होल्ड कर रखा है। तो वोटिंग राइट्स 23% शेयर के अगेंस्ट में जितना है उतना होगा। अच्छा, अब बोल रहा है, यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये है बैंक, यूके बैंक, इसने ये पी लिमिटेड में ये शेयर होल्ड कर रखा है। पहला पॉइंट, द बैंक हैज प्रोवाइडेड ए लोन ऑफ 20 मिलियन टू पी लिमिटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। बैंक ने पी लिमिटेड को 20 मिलियन का लोन दिया है, उसमें इंटरेस्ट रेट मार्केट वाला ही लगाया है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लोन एग्रीमेंट, लोन का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें द बैंक हैज अपॉइंटेड 1 पर्सन एज इट्स नॉमिनी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड। अब बैंक ने क्या किया है, लोन में एक एग्रीमेंट हुआ था जहां पर बैंक ने अपने यहाँ से एक पर्सन को यहाँ पर जो है भेज दिया है किस मतलब किस पोस्ट के लिए भेजा है, बोल रहा है अपॉइंट किया है एज ए नॉमिनी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा है। एंड एनी मेजर ट्रांजैक्शन टू बी एंटर्ड इनटू बाय पी लिमिटेड विल रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बैंक। अब इनसे पूछ के जो भी डिसीजन लेना है पी लिमिटेड को लेना है, मतलब बैंक से, बेसिकली बैंक से पूछ के सारे जो है अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे अब से पी लिमिटेड को, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये तो हो गया पूरा स्टोरी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। Whether under AS 18 UK Bank is a related party to P Limited, the reporting enterprise तो P Limited होगा। P Limited को क्या, P Limited और बैंक में क्या जो है क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी रिलेशन है कि नहीं? बोलो, रिलेटेड पार्टी क्या होता है? होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, की मैनेजमेंट पर्सनल और रिलेशंस पे उनके रिलेटिव्स, या फिर कोई इंडिविजुअल जिसके पास वोटिंग पावर है, या फिर ऐसा कोई एंटरप्राइज जिसपे कोई इंडिविजुअल या की मैनेजमेंट पर्सनल जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है। यही तो 5 पॉइंट है। बोलो, बैंक और पी लिमिटेड में रिलेटेड पार्टी रिलेशन है कि नहीं? हाँ मैम, बैंक एक मैम, हाँ इन्वेस्टिंग मैम है। हाँ है, तो कौन सा पॉइंट के बेसिस पे है, बोलो, मतलब ये जो है इसमें से कौन सा पॉइंट, ABCDE, बोलो। मैम बी। सही बोले हो, है। हाँ बोलो। मैम बी एसोसिएट।
बी सही है, बी होगा। ठीक है, एसोसिएट कंपनी, बी में एसोसिएट, तो बोलो कौन किसका एसोसिएट है? मैम पी एसोसिएट है यूपी बैंक का। और ए बैंक को क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग कंपनी। इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक है, ये हो गया। देखो इसी से तो पता चल रहा है कि रिलेशन है। ये लोन दिया, क्या किया, किसको डायरेक्टर बैठाया, उससे हमें क्या लेना देना, क्योंकि वो तो हमारे प्रोविजंस का पार्ट है ही नहीं। अगर ये पॉइंट नहीं देता तो हम लोग डिसाइड थोड़ी ना कर पाते कि रिलेटेड पार्टी, सिर्फ इससे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं होगा। ये तो एडिशन है, इसको देखना भी नहीं है, ये हमारे आंसर का पार्ट ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे आंसर का पार्ट है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये नहीं रहता तो फिर हम लोग बोलते कि रिलेटेड पार्टी रिलेशन नहीं है, क्योंकि लोन देने से और बैंक अपने किसी पर्सन को उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक नॉमिनी कर देने से थोड़ी ना कोई किसी का रिलेटेड पार्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, in the instant case the UK bank hold 23% share with voting rights in P Limited and hence deemed to exercise significant influence। तो इसका मतलब वो significant influence जो है होल्ड कर रहा है। द बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस टू पी लिमिटेड। बैंक जो है वो पी लिमिटेड का फाइनेंसर भी है। ठीक है, द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड एज पर एस 18 पार्टीज लाइक प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस आर डीम्ड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ए रिलेटेड पार्टी इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल डीलिंग्स विद एन एंटरप्राइज बाय वर्च्यू ऑफ ओनली ऑफ दोज डीलिंग्स। मतलब ये कौन सा पॉइंट बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नॉर्मली जो डीम्ड टू वाला पॉइंट था ना, कि किसको हम लोग रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे, डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें बैंक आया था ना, बैंक आया था कि बैंक भाई नॉर्मली तो इंडिविजुअल को भी लोन देता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी लोन देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एज पर एस 18 पार्टीज लाइक प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस आर डीम्ड, मतलब मान के चलो कि वो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डीलिंग्स विद एंटरप्राइज बाय वर्च्यू ओनली ऑफ दोस डीलिंग्स। हाउएवर द एग्जेम्पशन विल नॉट बी एबल टू यूके बैंक। ये एग्जेम्पशन यूके बैंक पे लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर पाएगा पी लिमिटेड में, क्योंकि उसने 23% शेयर होल्डिंग कर रखा है। अदरवाइज तो नहीं होता। क्यों होता? क्योंकि नॉर्मल अगर कोई बैंक किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पर्सन को, या ऑर्गेनाइजेशन का ही बात होगा, अगर देता है तो क्या वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज थोड़ी ना डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी बोल के बैंक को कंसीडर करेगा? क्योंकि ये 23% शेयर होल्ड कर रहे तभी होता है। अकॉर्डिंगली फॉर पी लिमिटेड द यूके बैंक इज ए रिलेटेड पार्टी एंड इट विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शन विद यूके बैंक इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 7 में आते हैं। बोल रहा है कंसिडर ए सिनेरियो, मिस्टर रॉबर्ट ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड। तो ये देखो ड्रॉ किया हुआ, ये कौन है? ये मिस्टर रॉबर्ट है। ये पी लिमिटेड के कौन है? एमडी है। फिर बोल रहा है एंड द स्पाउस ऑफ रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट की जो वाइफ है, रिसीव्ड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 5 लाख। उन्होंने 5 लाख रेम्यूनरेशन रिसीव किया है। ठीक है, पी लिमिटेड से। अच्छा, जिसमें ये एमडी है। फॉर द सर्विस सी रेंडर्ड टू पी लिमिटेड। अच्छा, ये 5 लाख क्यों लिया है? बोल रहा है इन्होंने कोई सर्विस दिया था, इनकी वाइफ ने पी लिमिटेड को कोई सर्विस दिया था, बदले में 5 लाख का रेम्यूनरेशन मिला। कब कब से कब तक सर्विस दिया था? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का दिया था। उसके बेसिस पे 5 लाख मिला। किनको मिला? रॉबर्ट की वाइफ को। फिर बोल रहा है एंडी लेफ्ट द सर्विस ऑफ पी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई। अच्छा, वो रेम्यूनरेशन लेने के बाद जो इनकी स्पाउस है वो यहाँ से जो सर्विस प्रोवाइड का काम कर रही थी वो छोड़ चुकी है। कंसिडर 31 मार्च 2002 एज द ईयर एंडेड डेट फॉर पी लिमिटेड। अगर पी लिमिटेड का ईयर एंडेड डेट हम लोग 31 मार्च 2002 मानते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है, बस इतना ही क्वेश्चन है, whether Andy is to be identified as related party at the year end date 31st March 2002 for the purpose of AS18। क्या AS18 के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2002 में हम लोग एंडी को जो है इनका रिलेटेड पार्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये पी लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी होगा कि नहीं होगा? हाँ यस मैम मैम। होगा। अच्छा, होगा, सही है। लेकिन बोलो कौन से पॉइंट के हिसाब से तुम लोग बता रहे हो? यहाँ से ए बी सी डी ई। मैनेजरियल पर्सनल एंड इट्स रिलेटिव, डी पॉइंट। डी पॉइंट, ठीक है, एंड इट्स रिलेटिव। रिलेटिव में स्पाउस वाला रिलेशन आ गया। ठीक है, तो बताएंगे। ये देखो वही बोला है यहाँ पर। Yes, this is because as per AS18, parties are considered to be related if at any time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and or operating decision। मतलब ये पहले कंट्रोलिंग का इन्होंने डेफिनेशन दिया कि बोल रहा है कि AS18 क्या बोल रहा है, पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड। दो पार्टी को देखो, अब क्योंकि वो उसके स्पाउस है तभी ना हम लोग बोल रहे हैं कि फिर पी लिमिटेड के साथ उनका भी रिलेटेड पार्टी वाला रिलेशन
हुआ तो बोला ऐसे पार्टीज जिनको हम लोग क्या करते हैं कंसिडर रिलेटेड मानेंगे इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब पूरे एक साल में किसी भी समय पे वन पार्टी हैज द एबिलिटी, अगर किसी का एबिलिटी है टू कंट्रोल द अदर पार्टी और एक्सरसाइज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन, ठीक है। हेंस एंड बीइंग द स्पाउस एंड रिलेटिव ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ पी लिमिटेड, ये वाला जो लिखा हुआ है की मैनेजमेंट, यही वाला पॉइंट, ठीक है। तो नीड्स टू बी रिपोर्टेड एज रिलेटेड पार्टी एट द ईयर एंडेड डेट 31 March 2002. This is because the remuneration received by Andy received from P Limited for the period इतना से इतना falls within the reporting year अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो हम लोग ये जरूर से डिस्क्लोज करेंगे कि एंडी जो है वो रिलेटेड पार्टी हो गई है पी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, फिर 6 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा वही नाम है, देखो मिस्टर रॉबर्ट, ठीक है। ये क्या कर रहे, 70% शेयर होल्ड कर रहे पी लिमिटेड में। अच्छा, और इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, ऑब्वियसली 70% शेयर होल्ड कर रहे हैं तो कंट्रोल तो कर पाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, जो एंडी है स्पाउस है मिस्टर रॉबर्ट की, उनका पी लिमिटेड के साथ यहाँ पर एरो दे दिया है। फिर बोल रहा है आर दे रिलेटेड, अच्छा ये इनकी स्पाउस है, ठीक है, इतना बोला है। अब बोल रहा है कि पी लिमिटेड और ये एंडी क्या ये रिलेटेड है, ये पूछा है। वेदर एंडी स्पाउस ऑफ मिस्टर रॉबर्ट इज रिलेटेड पार्टी टू पी लिमिटेड अंडर AS 18, ये बताना है। हाँ मैम, रिलेटेड पार्टी होगा। अच्छा, रिलेटेड पार्टी होगा, कौन से बेसिस पे बोलो, सही मैम बात है। पर्सनल एंड इट्स रिलेटिव्स। यहाँ पर कौन से पॉइंट के हिसाब से हम लोग बोले कि रिलेटेड पार्टी होगा, ABCDE। डी डी मैम। की मैनेजमेंट पर्सोनल, अच्छा ये की मैनेजमेंट पर्सोनल है ऐसा तो नहीं बोला है। देखो की मैनेजमेंट पर्सोनल मतलब क्या, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर। यहाँ बोला नहीं कि मैनेजर है, 70% शेयर होल्ड कर रहा है, इसी में से एक पॉइंट है, बोलो कौन सा। ये वाला की मैनेजमेंट होने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, हमें नहीं बोला है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फुल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो ये पॉइंट नहीं जा रहा है। ये चारों में से मैम कोई एक, हाँ बोलो। मैम सी। हाँ सी, इंडिविजुअल है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट जो है वोटिंग पावर को होल्ड कर रखा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, सी वाला पॉइंट होगा। ये देखो देखो वही लिखा हुआ है, रिलेशन तो होगा बट की मैनेजमेंट वाला नहीं हो रहा है क्योंकि जो मिस्टर रॉबर्ट है वो शेयर होल्डर है, ठीक है, वो की मैनेजमेंट पर्सनल है ऐसा हमें नहीं बोला है, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा उसके बेसिस पे। एंड इज रिलेटेड पार्टी टू पी लिमिटेड इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 18. It may be recalled that under AS 18, relative of individual owning an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives them control or significant influence over the enterprise are considered as related party, ठीक है। तो बोल रहा है it may be recalled under AS 18, relatives of individuals, वो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिलेटिव्स ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल होता है ना, वैसे रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल भी होता है। वो पॉइंट कहाँ लिखा हुआ पता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर, ठीक है। तो इंडिविजुअल का रिलेटिव्स भी होगा, ये पॉइंट याद रखो, वो लिखा नहीं है मैंने, इंडिविजुअल का रिलेटिव्स भी होगा जिनका इंटरेस्ट है वोटिंग पावर में ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दैट गिव्स देम कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटरप्राइज आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी, ठीक है। की मैनेजमेंट वाला हम लोग यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन 5। इलास्ट्रेशन 5 में क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमें देखना है। UH लिमिटेड द अल्टीमेट पेरेंट कंपनी ऑफ ए ग्रुप where UH Limited has made the following investment. UH Limited ने कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन 2 ऑफ द होली ओन्ड सब्सिडियरी 1 सब्सिडियरी 2। अच्छा, इन्होंने इनका 2 सब्सिडियरी है, नाम दिया है सब्सिडियरी 1 सब्सिडियरी 2। कितना शेयर होल्ड कर रहा है, बोल रहा है 100%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट कंट्रोल 1, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंटली कंट्रोल कर रखा है UH लिमिटेड ने। तो ज्वाइंट कंट्रोल मतलब कोई एक एंटिटी होगा, मतलब नहीं, एक्चुअली ज्वाइंट कंट्रोल मतलब क्या, कोई एक काम होगा जो UH लिमिटेड ने किसी और के साथ ज्वाइंटली कर रखा है, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट कंट्रोल, ठीक है। ये एक है, सब्सिडियरी 2 है, ज्वाइंट कंट्रोल वाला रिलेशन एक है, मतलब ज्वाइंट कंट्रोल में एक काम कर रहे हैं, ठीक है। 20% इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 1, हेंस एसोसिएट 1 इज एन एसोसिएट ऑफ UH लिमिटेड, ठीक है। तो एक AS1 भी है, मतलब 2 सब्सिडियरी है, एक ज्वाइंट कंट्रोल है, एक एसोसिएट कंपनी। गिवन द अबव स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी रिलेशन
फॉर ईच ऑफ द अदर एंटिटीज, ठीक है, हमें सारे एंटिटीज के बीच में जो है रिलेशंस बताने हैं। मतलब ऐसे बताना है कि यूएच लिमिटेड का क्या क्या रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। सब्सिडियरी वन का मतलब क्या बोला है कि आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फॉर ईच ऑफ द अबव एंटिटी, मतलब इसके लिए बताओ, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ये सभी के लिए अलग अलग हमें बताना है। तो कैसे आंसर दोगे, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले लिख रहे थे वैसे ही देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। सबसे पहले यूएच लिमिटेड, यूएच लिमिटेड, ठीक है। सब्सिडियरी 1, सब्सिडियरी 2, जॉइंट कंट्रोल 1, एसोसिएट 1, ठीक है। तो बोलो यूएच लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, यहां से देख के बताओ यूएच लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। वही 5 में से जो भी रिलेशन बनेगा वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। मैम सब एंटिटी, ये 4 एंटिटी, इनका रिलेटेड पार्टी होगा यूएच हाँ लिमिटेड का। सही है, 4 एंटिटी होगा। सब्सिडियरी 1 के साथ क्या रिलेशन है, सब्सिडियरी वाला, ठीक है। सब्सिडियरी 2 के साथ क्या रिलेशन है, वही सब्सिडियरी वाला। अच्छा, और एसोसिएट जॉइंट कंट्रोल 1 के साथ क्या है कि जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जॉइंट वेंचर वाला। और एसोसिएट 1 के साथ एसोसिएट वाला, ये जॉइंट वेंचर वाला, एसोसिएट 1 के साथ एसोसिएट वाला, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अच्छा, अब सब्सिडियरी 1 की तरफ से बताओ सब्सिडियरी 1 का कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। मैम सब्सिडियरी 2 और यूएच लिमिटेड। सब्सिडियरी 2 और यूएच लिमिटेड तो होगा ही। यूएच लिमिटेड क्या है बोलो, होल्डिंग, लिंक कंपनी। होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडियरी 2 क्या रिलेशन में आएगा, आंसर तो सही है बट रिलेशन मैम क्या फिर होगा। फेलो सब्सिडियरी तो नहीं हो रहा है। फेलो सब्सिडियरी तब होता है जब सब्सिडियरी 1 ने, देखो फेलो सब्सिडियरी कब होता है, ए ने बी का शेयर होल्ड किया, ठीक है, बी ने सी का शेयर होल्ड किया, इसने होल्ड किया 51%, इसने होल्ड किया 60%, मतलब बेटे का बेटा, ठीक है, जब तक मोर देन 51% ना हो तब तक तो जो है रिलेशन में नहीं आते पेरेंट्स चिल्ड्रन वाले, तो ये फेलो सब्सिडियरी होगा। सब्सिडियरी 2, देखो यहाँ पर ये हम सब्सिडियरी 1 मान ले और यहाँ पर हम मान लेते हैं सब्सिडियरी, ये इसका सब्सिडियरी 2 नहीं हुआ ना, मतलब यहाँ पर ये ड्रॉ ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि ए से बी, बी से सी, ठीक है। यहाँ पर ये नाम हम बदल देते, चलो नाम बदल देते, क्या यहाँ पर ड्रॉ ऐसा हो रहा है 100% सब्सिडियरी 1 और उसके बाद 100% सब्सिडियरी 2, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ड्रॉ कैसा हो रहा है, ये रहा यूएच लिमिटेड, सब्सिडियरी 1, सब्सिडियरी 2, ऐसा हो रहा है। ऐसा भी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था, मतलब काफी देर पहले बोला, याद आ रहा है तो देखो एमसीक्यू में बोला था। सब्सिडियरी 1, सब्सिडियरी 2 ऐसा बन रहा है, ऐसा थोड़ी ना बन रहा है कि यूएच लिमिटेड का सब्सिडियरी, सब्सिडियरी 1 फिर उसका सब्सिडियरी 2, ऐसा तो नहीं है। यूएच लिमिटेड ने इसमें इसमें दोनों में 100% जो है शेयर होल्ड कर रखा है, ऐसा नहीं है कि इसके 100% इसने इसमें होल्ड कर रखा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। बोलो कौन सा पॉइंट याद नहीं आ रहा है, कॉमन कंट्रोल वाला, कॉमनली अगर कंट्रोल करे। हाँ बोलो। हाँ मैम, यूएच लिमिटेड जॉइंटली कंट्रोल कर रहा है दोनों को, दोनों हाँ सब्सिडियरी। हाँ, ये हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे कॉमन कंट्रोल, ठीक है, जॉइंटली नहीं। जॉइंटली मतलब यूएच लिमिटेड और कोई मिलके इनको कंट्रोल कर रहा है, इसको बोलेंगे कॉमन कंट्रोल, ठीक है। मतलब यूएच लिमिटेड दो, यूएच सब्सिडियरी 1 और 2 दोनों को ही कौन कंट्रोल कर रहा है, यूएच लिमिटेड। कहां पर बोला था ये पॉइंट, चलो हम याद दिलाते हैं कहां पर बोला था। ये जो एमसीक्यू चल रहा था, ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। मतलब यहां पर मैंने लिखा था ए, यहां पर मैंने दिखाया था बी और यहां पर मैंने दिखाया था सी, ठीक है। ए जो है मान लो ये 60% शेयर होल्ड कर रहा है बी में भी, और ये
सी में मान लो 80% शेयर होल्ड कर रखा है, तो ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट इज ज्वाइंटली कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। तो बोल रहा है क्या सी और बी में रिलेशन है? बिल्कुल है, ठीक है। ज्वाइंटली कंट्रोल मतलब कॉमन कंट्रोलिंग के वजह से रिलेशन है, और ज्वाइंट कंट्रोल मतलब ज्वाइंट वेंचर का बात हो रहा है कि एक बिजनेस को दो एंटिटी, दो या दो से ज्यादा एंटिटी मिलके कर रहा है, तो उसे बोलते हैं ज्वाइंटली जो है कंट्रोल। और वो हो गया कॉमन कंट्रोल। ज्वाइंटली मतलब यूएच लिमिटेड के साथ कोई एक और रहना चाहिए, जो कि ज्वाइंट कंट्रोल यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अलग से दिया हुआ है यूएच लिमिटेड के साथ। और कॉमन कंट्रोल मतलब सिर्फ यूएच लिमिटेड जब 4 5 6 सभी को कंट्रोल कर रहा है, दो से ज्यादा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कंट्रोल, ठीक है। तो मेरा ये कहाँ चला गया भाई, ये रहा, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट बोलो, ज्वाइंट कंट्रोल और कॉमन कंट्रोल में ये फर्क है, ठीक है। अब सब्सिडियरी 2 का बताओ, सब्सिडियरी 2 का ड्रॉ तो ऐसा है ना, ये रहा यूएच। हाँ बोलो, कतटा केटे যাচ্ছে। मैम यूएच होल्डिंग मैम का यूएच सब्सिडियरी 1 कॉमन कंट्रोल। हाँ, होल्डिंग और सब्सिडियरी 1 कॉमन कंट्रोल। अच्छा, अब बोलो जॉइंट कंट्रोल 1, ये भी तो एक है जॉइंट कंट्रोल 1, मतलब यूएच लिमिटेड किसी और के साथ जॉइंटली कंट्रोल कर रहा होगा किसी टास्क को, तो ये जॉइंट कंट्रोल 1 का किसके साथ रिलेशन है? मैम ओनली यूएच लिमिटेड। हाँ, यूएच के साथ है। क्या रिलेशन है? जॉइंट वेंचर का, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर वाला रिलेशन। और एसोसिएट 1 का किसके साथ क्या रिलेशन है? मैम ओनली यूएच लिमिटेड इन्वेस्टिंग कंपनी। इन्वेस्टिंग वाला रिलेशन, ठीक है, यही पूछ रहे थे। इलस्ट्रेशन 5 हो गया, इलस्ट्रेशन 4 ड्रॉ किया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएटेड रिलेटेड टू पी लिमिटेड। अच्छा, पी लिमिटेड 80% शेयर होल्ड कर रहा है क्यू लिमिटेड में, मतलब ऐसा सोचो पी का बेटा क्यू, ठीक है। अब क्यू के दो बेटे हैं, क्यों? क्योंकि क्यू ने 60 और 80% शेयर होल्ड कर रखा है आर और एस में, मतलब पी का बेटा क्यू। बेटा कब होगा? जब मोर देन 50, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन होगा। होल्डिंग सब्सिडियरी कब होता है? जब मोर देन 50% शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, पी क्यू का शेयर होल्ड कर रखा है, क्यू आर एस का होल्ड कर रखा है, और सभी का रिलेशन होल्डिंग सब्सिडियरी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मोर देन 50% है। आर ने फिर एक्स में 65% और एस ने वाई में 70% शेयर होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये बताना है कि गिवन द अबव स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इफ आर लिमिटेड इज द रिपोर्टिंग इंटरफेस। अच्छा, अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करके बताए कि सिर्फ आर के बेसिस पे बताना है कि अगर आर लिमिटेड रिलेटेड एंटरप्राइज है तो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं इलस्ट्रेशन 4, आर लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके ड्रॉ के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले किसको देखेंगे हम लोग? आर है, ठीक है, ये आर है। अच्छा, आर के तरफ से देखो, तो आर के तरफ से ये ऐसे देखो, ऊपर देखो, ठीक है। सबसे पहले ऐसे देखो, आर का क्यू, क्यू के साथ कोई रिलेशन है? यस मैम हाँ होल्डिंग। मैम होल्डिंग कंपनी। अच्छा, पहले ये लिख लेते हैं, क्यू लिमिटेड के साथ रिलेशन है होल्डिंग। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्यू के साथ हो गया, पी के साथ मैम अल्टीमेट होल्डिंग। अल्टीमेट होल्डिंग, ठीक है, दादाजी है, तो ये हो गया पी लिमिटेड अल्टीमेट होल्डिंग। अच्छा, चलो अब बोलो एस के साथ। मैम कॉमन कंट्रोल। हाँ, कॉमन कंट्रोल, क्योंकि क्यू दोनों को ही कंट्रोल कर रहा है, तो कॉमन कंट्रोल, ठीक है। एस लिमिटेड इट इज अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ बी लिमिटेड, मतलब भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन सोच सकते हो, ठीक है। कि ये देखो, ये दादाजी, ये पापा, ये उनके बच्चे, ठीक है, तो फिर ये दोनों में रिलेशन होगा ना, क्योंकि एक ही घर से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, आर के साथ एक्स का? मैम एक सब्सिडियरी ऑफ आर। हाँ हाँ, सही है, एक्स सब्सिडियरी।
सब्सिडियरी। अच्छा, सभी हो गया। अब वाई, एक्स आर के साथ वाई का कोई रिलेशन है क्या? बोलो। सोचो। देखो, अगर मेरा एस के साथ रिलेशन है, अब एस के साथ वाई का तो एक रिलेशन है। एस और वाई का क्या रिलेशन है? पूछा नहीं है, हम बोल रहे हैं एस और वाई का क्या रिलेशन है? मैम होल्डिंग सब्सिडियरी। सब्सिडी। एस कौन है? होल्डिंग। वाई कौन है? सब्सिडियरी। ठीक है, इन दोनों का। अच्छा, अब आर और एस में रिलेशन तो था, क्या रिलेशन था? कॉमन कंट्रोल वाला। तो अब अगर एस का सब्सिडियरी वाई है, ठीक है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि आर का फेलो सब्सिडियरी जो है वो वाई है? आर का फेलो सब्सिडियरी वाई है, क्योंकि आर के साथ एस का रिलेशन था, तो एस का रिलेटिव आर का किसी तरीके से क्या रिलेटिव निकल के आ रहा है। अब कैसा रिलेटिव था? एकदम करीब का, ठीक है, भाई भाई या बहन था, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग एक ही जगह से होता है। तो इसीलिए ये वाला याद रखो, ये आर जो है, आर और एस एकदम मतलब दूर के रिलेटिव नहीं है, एकदम अपने ही लोग है, ठीक है, क्यू से कंट्रोल हो रहा है ना। तो अब अगर आर का अगर आर का कॉमन कंट्रोल एस है और एस का सब्सिडियरी वाई है, तो हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि वाई और आर में एक रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है? वो हो गया फेलो सब्सिडियरी, इसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर वाई लिमिटेड फेलो सब्सिडियरी ऑफ आर लिमिटेड, लिखो लिखो, फेलो सब्सिडियरी ऑफ आर लिमिटेड। फेलो सब्सिडियरी ऑफ आर लिमिटेड। एक मिनट, फेलो सब्सिडियरी ऑफ क्यू लिमिटेड होगा। फेलो सब्सिडियरी ऑफ क्यू लिमिटेड हो रहा है, तो फिर क्या इसके साथ इसका रिलेशन होगा? हमें तो सिर्फ आर पूछा था ना। हाँ, हमें तो सिर्फ आर पूछा था। तो ठीक है, देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, फेलो सब्सिडियरी ऑफ क्यू लिमिटेड तो हो रहा है, नहीं वैसे नहीं बोलेंगे, फेलो सब्सिडियरी ऑफ आर नहीं होगा डायरेक्टली। क्यू, क्यू का सब्सिडियरी एस, उसका सब्सिडियरी वाई, क्यू का सब्सिडियरी एस, उसका सब्सिडियरी वाई, यानी क्यू का हम लोग ये बोल ही सकते हैं फेलो सब्सिडियरी कौन है? वाई है, ठीक है। अब क्योंकि क्यू और आर में रिलेशन है, तो हम लोग ये पॉइंट यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये ऐसे लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे। ये आर का फेलो सब्सिडियरी, वाई जो है वो फेलो सब्सिडियरी किसका हो जाएगा? क्यू लिमिटेड का। ये सही है कि क्यू लिमिटेड का फेलो सब्सिडियरी है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सा हम ये पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर पी लिमिटेड का जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड थ्रू क्यू लिमिटेड, पी लिमिटेड का अल्टीमेट होल्डिंग मैंने लिखा है, ठीक है, एक ही बात है। हेंस आर लिमिटेड इज रिलेटेड टू क्यू लिमिटेड एज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। क्यू लिमिटेड का डायरेक्ट कंट्रोल मतलब ये हो गया होल्डिंग, ठीक है, और पी अल्टीमेट होल्डिंग, ये लिखने से भी चलेगा। यहाँ पर जो लिखा है ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि तुम लोग दूसरे जगह पे देख रहे हो वैसे ही लिखा है अल्टीमेट होल्डिंग इस तरीके से। एस लिमिटेड, आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड अंडर कॉमन कंट्रोल, वही लिखा है, देखो एस लिमिटेड में लिखा है इट इज अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ क्यू लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, एक्स लिमिटेड इज कंट्रोल्ड बाय आर लिमिटेड। एक्स लिमिटेड जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है, तो आर लिमिटेड कंट्रोल इसीलिए कर पा रहा है। लास्ट वाला मुझे सिर्फ देखना है कि इन्होंने क्या लिखा है। वाई लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ क्यू लिमिटेड, हाँ वही लिखना पड़ेगा, फेलो सब्सिडियरी है क्यू लिमिटेड का। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, फिर बोल रहा है बोथ आर एंड वाई आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ क्यू लिमिटेड, वो तो हमें पता है, इसलिए वो दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाला देखो, ये जो है वाई, ये फेलो सब्सिडियरी है क्यू का, और क्योंकि क्यू के अंडर में आर है, तो आर के साथ वाई का भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बन जाएगा, यही बोला है, ठीक है। बस ये पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो, बाकी ऐसा नहीं कि ये सब हम लोगों ने कुछ गलत लिखा है। अल्टीमेट होल्डिंग जो है, या होल्डिंग या फेलो सब्सिडियरी, सारा सही है, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये लिखना है ऐसा जरूरी नहीं। बट ये क्यों हो रहा है वो एक बार मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। फेलो सब्सिडियरी ये सब लैंग्वेज यूज कर सकते हो। और इलास्ट्रेशन 3 बोल रहा है कि कंसिडर ए सिनेरियो
wherein X Limited holds 28% voting rights in Y Limited and hence Y is an associate of X Limited. X और Y में क्या रिलेशन है? X 28% voting rights hold कर रहा है तो X हो गया इन्वेस्टिंग कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टिंग कंपनी, Y लिमिटेड हो गया एसोसिएट कंपनी, ठीक है। Y लिमिटेड होल्ड्स 32% वोटिंग राइट्स इन Z लिमिटेड। अब Y Z में 32% वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहा है, मतलब Y और Z में रिलेशन क्या हो गया? Y इन्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, Y इन्वेस्टिंग हो गया और Z जो है वो एसोसिएट हो गया। वो बोल भी दिया है, इन्होंने बोल भी दिया है उस पॉइंट को ब्रैकेट में। बोल रहा इन द अबव केस सिंस Y लिमिटेड इज एसोसिएटेड ऑफ X लिमिटेड, Y लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ X लिमिटेड, likewise since Z limited is an associate of Y limited, Z limited is related party to Y limited, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, ये सब तो पता है हमें, पूछ क्या रहा है? द क्वेश्चन इज वेदर Z लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड अंडर AS 18 एज पार्टी रिलेटेड टू X लिमिटेड। अच्छा, Z और X में क्या रिलेशन बनेगा? Z और X क्या रिलेटेड पार्टी होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा, ये सब तो डिटेल्स वही क्वेश्चन को ही बता रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर में कि ये इसका एसोसिएट इन्वेस्टिंग है, ये इसका एसोसिएट इन्वेस्टिंग है, तो क्या X और Z में कोई रिलेशन बन जाएगा? रिलेशन बनने के लिए क्या होना चाहिए? होल्डिंग सब्सिडियरी या फिर हम लोग का की मैनेजमेंट पर्सन? वही 5 पॉइंट सोच के मुझे बताओ, क्या लगता है, क्या X और Z में कोई रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। नो मैम, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ना तो X Z का होल्डिंग है, ना तो सब्सिडियरी है, ना तो अल्टीमेट होल्डिंग है, ना तो फेलो सब्सिडियरी है, ठीक है, ना तो ये दोनों क्या है, एसोसिएट है, मतलब X अगर इसमें शेयर होल्ड करेगा तब ना होगा, ना तो एसोसिएट है, ठीक है, ना तो की मैनेजमेंट पर्सनल या रिलेटेड पार्टी कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट याद रखो, एसोसिएट ऑफ एसोसिएट इज नॉट रिलेटेड पार्टी, ये हमेशा याद रखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखवा दे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये कहीं मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है, अभी बता देते हैं, मतलब ये पॉइंट आउट होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 3 का मेन आंसर हो जाएगा नो, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। एज एसोसिएट एसोसिएट of an associate is not related party। जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी में होता है ना, होल्डिंग सब्सिडियरी में क्या होता है कि ये क्या हो रहा था, देखो A B और C, ठीक है, तो ये मान लो 60%, ये मान लो 70% होल्ड कर रहा है, तो A के साथ B का रिलेशन है और A के साथ C का भी रिलेशन है, क्योंकि बेटे का बेटा, लेकिन एसोसिएट मतलब उतना भी करीबी नहीं, क्योंकि एसोसिएट होने के लिए 20% से ज्यादा होने से ही चलेगा, लेकिन 50% तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो पॉइंट याद रखो। अगर एसोसिएट वाला रिलेशन हम लोग बोलेंगे 20% से ज्यादा मतलब 50% 60%, तो भी एसोसिएट नहीं, तब तो वो बन जाएगा सब्सिडियरी कंपनी, तब वो एसोसिएट रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। देखो यहाँ पर मैंने एसोसिएट में अलग से लिखवाया था, एसोसिएट कंपनी ऐसा है जो कि सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए, मतलब 50% वाला कंसेप्ट में नहीं जाना चाहिए या ज्वाइंट वेंचर वाले कंसेप्ट में नहीं जाना चाहिए, भले ही 20% से ज्यादा क्यों ना हो, तो क्योंकि एसोसिएट में उतना अधिकार नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मतलब दूर के रिश्तेदार, तो दूर के रिश्तेदार के दूर के रिश्तेदार, ठीक है, एसोसिएट का एसोसिएट, एसोसिएट मतलब दूर का रिश्तेदार, सब्सिडियरी मतलब अपना बेटा, दूर के रिश्तेदार का दूर का रिश्तेदार जो है अपना रिश्तेदार नहीं मानेंगे, ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पर, ऐसे याद रखो, एसोसिएट मतलब दूर का रिश्तेदार। नो, एज एसोसिएट ऑफ एन एसोसिएट इज नॉट रिलेटेड पार्टी, ये पॉइंट लिखना जरूरी है, ये देखो। No, in relation to X limited, Z limited is not a related party. This is because as per the requirement of AS 18, ये point जरूरी है, associate of an associate is not related party, क्योंकि दूर के रिश्तेदार का दूर का रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 2, क्योंकि इलास्ट्रेशन 1 मैंने पहले ही करवा दिया था। यहाँ पर बोला है कि consider a scenario, A limited has 60% voting rights in B limited, A limited also has 22% voting right in C limited, and B limited has 30% voting right in C limited. Whether C limited is to be treated under AS 18 as a party related to A limited, ठीक है, मतलब क्या बोला है कि A limited पूछा है कि किन में रिलेशन पूछा है, सी लिमिटेड को ए लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी माने या ना माने, ठीक है। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर ड्रॉ, ये है ए, ये 60% वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहा है बी में, ठीक है, ये 60% शेयर होल्ड कर रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये होल्डिंग ये सब्सिडियरी। ए लिमिटेड ऑल्सो हैज 22% वोटिंग राइट इन सी लिमिटेड। अच्छा,
ये रहा सी, सी में 22% वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहा है, तो फिर ये क्या रिलेशन है इन दोनों में? मैम इन्वेस्टिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी का। है ये, और ये एसोसिएट, ठीक है। बी लिमिटेड हैज 30% वोटिंग राइट इन सी लिमिटेड। अच्छा, बी लिमिटेड होल्ड कर रखा है 30% इन सी लिमिटेड। अब इनमें क्या रिलेशन हो गया? इनमें भी वही, बी क्या हो गया? बी हो गया इन्वेस्टिंग किसका? सी लिमिटेड का। सी लिमिटेड उसका, हाँ बोलो। पूछ रहा है कि सी लिमिटेड क्या ए लिमिटेड का रिलेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? सी लिमिटेड के साथ ए लिमिटेड का कोई रिलेशन है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। हाँ मैम, है इन्वेस्टिंग और एसोसिएट कंपनी। हाँ तो देखो वही होना चाहिए आंसर भी। मेरा ड्रॉप इधर चला गया। हाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला। Yes, in relation to A Limited, the reporting enterprise C Limited is a related party under AS 18. This is because A Limited indirectly control C Limited. अच्छा, A Limited जो है वो indirectly control C Limited. In this case, A Limited together with subsidiary B Limited controls more than one half of the. Directly नहीं कर रहा है क्या? क्या दिया था क्वेश्चन में? A Limited has 60% voting rights in B Limited. A Limited also has 22% voting rights in C Limited and B Limited has 30% voting rights in C Limited. अच्छा अच्छा, तो इसका आंसर इस तरीके से इसीलिए दिया है, देखो रिलेशन तो है, इन्वेस्टिंग एसोसिएट वाला रिलेशन है, लेकिन उससे भी ज्यादा है। क्यों बोलो तो? ये तो है ही, और एक रिलेशन भी है। क्या है बोलो तो? ए और बी में क्या रिलेशन था? होल्डिंग सब्सिडियरी का। अब सब्सिडियरी अगर कहीं, सब्सिडियरी ने क्या किया है? सी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो मुझे ये बता सकते हो कि ए लिमिटेड का ये 30% में भी कोई इनडायरेक्टली राइट्स है कि नहीं है? डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है कि नहीं है? क्योंकि सब्सिडियरी है ना, तो सब्सिडियरी में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको ये देखो, ये तो डायरेक्टली इतना वोटिंग राइट्स है, ये वोटिंग राइट्स इनडायरेक्टली है कि नहीं है? क्योंकि बी के पास अगर वोटिंग राइट्स है तो वो तो अल्टीमेटली ए को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, ये 30% पे भी ए का हक है कि नहीं है इनडायरेक्टली? हाँ मैम है। तो टोटल कितना परसेंट जो है राइट्स है, वोटिंग राइट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के? 22 मैम डायरेक्टली। हाँ बोलो। 52%। हाँ 52%, 30% इनडायरेक्टली, टोटल 52%, इसीलिए लिखा है ए लिमिटेड टुगेदर विद सब्सिडियरी बी लिमिटेड कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ सी लिमिटेड। वन हाफ हो गया ना, हाफ मतलब 50%, मोर देन वन हाफ मतलब 52%। तो इसीलिए बोला है कि ए और सी में रिलेशन है, ठीक है। तो तुम लोग एसोसिएट वाला भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों चीज बताना पड़ेगा। सिर्फ 22% का हक नहीं है, 22 और उसके साथ साथ 30% का भी अधिकार है। तो इलास्ट्रेशन 1 तो कर लिया। तो देखो एस 18 हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई एस जो है स्टार्ट करेंगे, तो तुम लोग इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है।